हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा। हम एक 5-7 मिनट वेट कर लेते हैं, तब तक बाकी भी ज्वाइन कर लेते हैं। इन द मीन टाइम अगर आप लोगों का लास्ट क्लास से कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। एनीवन, आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है, आप रेज हैंड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और फिर मैं आपका नाम कॉल करूंगा, देन आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ कवर की थी, एक तो हमने ये देखा था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देखा था कि यूके में कौन कौन सा बंदा टैक्स देने के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। जिसके डिफरेंट हमारे पास सिनेरियोज थे कि हमने देखना था भाई आप ऑटोमेटिक रेजिडेंट बनते हैं, ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अ, हम खैर थोड़ा सा उनको एक बार दोबारा भी रिवाइज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमने टैक्स रेट्स वगैरह भी देखे थे कि हमारे क्या हैं। और आज इंशाल्लाह हम प्रॉपर फिर एम्प्लॉयमेंट इनकम शुरू करेंगे। जी मलिक तैयब साहब फरमाएं। सर जी काइंडली एलिजिबिलिटी जो है ना इसको जरा इन डेप्थ अगर बता दें इस लेक्चर के स्टार्ट में दोबारा से। तो लास्ट टाइम चल, लेट हो गया था मैं। थैंक यू एंड सॉरी। नो इशू नो इशू, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, आदिल इकबाल साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन तो इरेलीवेंट है, लेकिन सर मुझे इसकी ज़रूरत है। सर मेरी ना रिसेंटली जॉब हुई है यूके बेस्ड कंपनी में ना। जी। सर वो जीरो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सर मेरा हम्म अभी दूसरा वीक है जॉब पे ना। हम्म तो सर उनकी ना बेसिकली एक बहुत ही छोटा सा एक सेटअप है। सोल हम्म प्रोप्राइटर है बंदा। तो वो हम्म दोस्त ही है जिनका वो सेटअप है। सर वो वैट रिटर्न जानी है। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है, आप बेशक बाद में करवाइएगा। वो मेरी इमरजेंसी क्यूरी ये थी कि सर हमने जो पिछली वैट रिटर्न क्लेम की थी ना, जो फाइल की थी उसमें ना कुछ हमने डायरेक्ट एक्सपेंस बुक कर दिया वैट इनवॉइसेस को। क्या हम उसको एडिट कर सकते हैं? आप कह रहे हो आपने बैंक से डायरेक्ट कैटेगराइज कर दिया था बिना बिल के, ऐसे ही है? जी हाँ, अब वो जीरो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, ऑटोमेटिकली वैट बनती रहती है उसमें। जी जी, ठीक है। नहीं। तो आपने किया ये है कि आपने बैंक की ट्रांजैक्शंस को डायरेक्ट कैटेगराइज कर लिया और उन पे वैट आपने क्लेम कर लिया, ऐसे ही है? वैट क्लेम नहीं किया, उस पर वैट क्लेम होना था, हमने डायरेक्ट एक्सपेंस आउट कर दी। अच्छा, मतलब उस पे वैट बनता था, आपने क्लेम नहीं किया उस पे वैट, जी ऐसे जी ही? जी जी। जी बिल्कुल। अच्छा, अब आप वैट रिटर्न सबमिट कर चुके हैं, ऐसे ही है? जी सर, वो लास्ट क्वार्टर की थी। अच्छा, अब आप क्या करोगे इस क्वार्टर में, मतलब जब इस क्वार्टर की वैट रिटर्न प्रिपेयर होगी, आप सिंपल ये करें, जॉन जॉन से ट्रांजैक्शन, अब जाहिर बात है वो आपके प्रॉफिट और लॉस में कहीं ना कहीं शो हो रही होंगी वो ट्रांजैक्शन, जी ऐसे ही जी है? जी। किस हेड में नॉर्मली, अगर आप मुझे बताना पसंद करें तो मैं सर उसको ना एक्सपेंस आउट कर दिया हमने। फॉर एग्जांपल मटेरियल परचेज किया, डायरेक्टली उसको एक्सपेंस आउट कर दिया ठीक। मटेरियल को। अब आप मटेरियल परचेज में जाएंगे, ठीक है, जौन जौन जी सी जी ट्रांजैक्शन थी ना, उनको ओपन करें, उनको एडिट करें, उनके ऊपर इंक्लूसिव ऑफ वैट आपने लेना है, ठीक है? जी। ठीक है। क्या लेना है? इंक्लूसिव वैट। इंक्लूसिव ऑफ दैट। लेट्स ठीक से है अगर सर। 100 का एक्सपेंस आपने बुक किया हुआ है ना, तो जी जी 100 प्लस वीएटी आपने नहीं बुक करना, जी 100 जी इंक्लूडिंग वीएटी आपने बुक करना है, ठीक हो गया? जी। ठीक अच्छा, है सर। अब आप ट्रांजैक्शंस को आप एडिट कर लोगे, उनको आप सेव कर लोगे और आप बाकी छोड़ दोगे। अब आप जब आप करंट क्वार्टर की वीटी बनाओगे ना, तो क्या होगा, आपकी वीटी रिटर्न में नीचे एक और सेक्शन आ रहा होगा लेट क्लेम्स के नेम से, ठीक है सर। ठीक है? लेट क्लेम्स डन। क्या होते हैं? जो आपके पिछले क्वार्टर या उससे पिछले, इन शॉर्ट करंट करंट क्वार्टर से पहले अगर आपने कोई एडजस्टमेंट की है, तो वो इस क्वार्टर में क्लेम या एडजस्ट हो जाए। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये था, फॉर एग्जांपल अगर ये कितने बैग की मैं क्लेम कर सकता हूँ? सर वो बिल्कुल एक देसी सा झटका सा एक तो बिजनेस है। तो मतलब फॉर एग्जांपल मेरी 2021-22 की कोई है क्लेम होने वाली, वो भी मैं कर सकता हूँ? सोल ट्रेडर है। जी जी सर। हाँ कर सकते, क्यों नहीं, कर सकते, कोई मसला नहीं। ये वैट रजिस्टर कब हुआ? सर इसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने रिसेंट ही ज्वाइन किया है। तो अच्छा, मैं पता वैसे कर बैक लूंगा, बस मुझे बैक आइडिया डेट, चाहिए अगर कर सकती हैं। बैक डेट आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। आप मतलब आपने प्रीवियसली, लेकिन मेक श्योर करें कि उस वक्त आप वैट रजिस्टर्ड हों। जी जी, वो रजिस्टर्ड है, वैट रजिस्टर्ड है, अभी तो रिसेंट वैट रजिस्टर्ड है अभी उसका। नहीं, जिस टाइम की आप ट्रांजेक्शन क्लेम कर रहे हो ना, उस वक्त वो वैट रजिस्टर हो, जी जी ठीक है? जी। लेट्स अगर आप बहुत दो शुक्रिया, हजार, मैं आपकी आपका पॉइंट समझ गया हूँ सर। ठीक है,
हाँ, और अगर कोई मसला है तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियर क्लिम्स कहाँ पे हैं। दिखा दूँ? सर बहुत शुक्रिया, अगर दिखा सकते हैं सर बहुत मेहरबानी होगी सर। तो यार सर मैंने ये कोर्स ज्वाइन करने की रीजन भी यही थी कि मेरी अभी रिसेंटली जॉब हुई, उसकी वजह से मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था सर। यार कोई मसला नहीं है यार, हम यहाँ इसीलिए तो बैठे हुए हैं, कोई मसला हो पूछा बहुत करो यार। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। कोई मसला नहीं सर। मुझे आप एक सेकंड में मैं भी आपको बताता हूँ। अच्छा, हम जाते हैं जीरो पे। अच्छा, हमारा करंट क्वार्टर क्या है आदिल साहब? जी ये सर। हमारा करंट करंट क्वार्टर है, ठीक हो गया? जी बिल्कुल मतलब बिल्कुल सर। लास्ट हमने फरवरी तक फाइल किए हुए, ठीक हो गया? यस सर। अब इसको मैं रिव्यू करूंगा और मैं जाता हूँ ट्रांजैक्शन बाय टैक्स कोड में। यहाँ पे ये आपको नजर आ रही है? जी बिल्कुल सर। और ये किस डेट की है? ये पिछले क्वार्टर। जी जी। अब ये मैंने खुद ही किया। अब क्लाइंट ने क्या थी, गलती से बैंक चार्जेस पे वैट लिया हुआ था। अब बैंक चार्जेस पे वैट नहीं होता है, और ये सही मैंने है। अभी रिवर्स की है। तो अब चूंकि पहले ये क्लेम कर चुका था वैट, मैंने जी अभी जी। इसको रिवर्स कराई है, तो मतलब ये नेगेटिव मेरा मतलब इस बार मेरा वैट और ज्यादा बनेगा क्योंकि मैंने पहले ओवर क्लेम किया हुआ है। जी ये अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूं, मैंने रिक्लासिफिकेशन की है इसकी। ये देखें, बैंक फी पे 20% वैट आ रहा था, जी। जी ठीक है? तो इसको मैंने क्या किया, वापस कर। ठीक हो गया? वापस कर दिया, बेहतर सर। तो ये आपके पास, अब हालांकि हमारा क्वार्टर है मार्च अप्रैल मई, ठीक है? जी मार्च सर। अप्रैल और मई, और ये यस फरवरी सर। की ट्रांजेक्शन आ रही है, फरवरी जनवरी ये, ठीक है? आपके केस में सर ये नेगेटिव हो गया, मेरे केस में वो पॉजिटिव आ जाएगा, इंक्लूसिव। वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। इंक्लूसिव मीन्स अगर मैंने 100 क्लेम किया तो मैं वो इंक्लूडिंग टैक्स होगी मेरी अमाउंट, उसमें से टैक्स माइनस करके अब मैं लूंगा उसको। हाँ, आप मतलब अगर मैं आपको लेट्स से, आप करते हो बैंक ट्रांजैक्शन है ना, जी जी। स्पेंड मनी में एक ट्रांजैक्शन लेट्स से अगर क्रिएट करता हूँ, आप कहते हो यूनिट प्राइस की, आप कहते हो 100 है, ठीक है? जी सर। अब ये मेरे पास इधर मैं वैट को मैं कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने कर दिया, ठीक है? अब इसके बाद 20% जी वैट सर। आ गया, यस। क्वांटिटी वन। अब ये क्या हो गया, 100 प्लस इसने वैट कर दिए। अब यस। चूंकि आपकी बैंक की ट्रांजेक्शन है, बैंक में हमेशा ग्रॉस अमाउंट आती है, ठीक हो गया? जी तो बिल्कुल जी अब सर। मैं इसको क्या करूंगा, इसको टैक्स एक्सक्लूसिव की बजाय क्या कर दूंगा, टैक्स इंक्लूसिव कर दूंगा। ये मेरा 100 हो जाएगा और 16.67 मेरा वैट हो जाएगा, जी राइट सर, आई गॉट ठीक। योर पॉइंट, थैंक यू सर, जजाकल्ला। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट सर। मुझे ये पूछना है, क्या हम इसको बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी कोर्स चल रहा है जिसमें मतलब मेरी आज फर्स्ट क्लास है, मैं उसमें इनरोल हो गया हूँ, या क्योंकि मुझे ये वैट वगैरह इन चीज़ों को अंडरस्टैंड अभी करना है, लाइक अभी तक जो आपने बताया है मुझे कुछ कुछ तो समझ आया, लेकिन डेफिनेटली इट्स नॉट समथिंग कि मैं इस चीज़ को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। अच्छा, जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारी थर्ड क्लास है, ठीक है? बेसिक से ये उनका एक पर्सनल टाइप का क्वेश्चन था जिसको मैंने केटर किया। वैट में हमारा बहुत टाइम है अभी, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आज थर्ड क्लास है। कैन यस। आई नो लाइक क्या क्या टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, या मुझे उनकी रिकॉर्डिंग्स मिल सकती हैं या रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, आप रिकॉर्डिंग्स उसकी देख ले आराम से तसल्ली से, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप बेशक मुझसे दोबारा भी पूछ लीजिएगा। अलबत्ता लास्ट क्लास वाला मैं थोड़ा सा अभी दोबारा भी एक ग्लिम्स आप लोग को बता दूंगा कि हमने क्या क्या चीज़ें की थी। तो श्योर। उम्मीद है कि ऐसा कोई मसला नहीं, ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। बेसिक चीज़ें थी, लेकिन ऑब्वियसली हुई हैं, एक कॉन्सेप्ट आपका बेसिक बिल्ड हो जाती है उस चीज़ से। तो वो लाजमी आप देख लें, कुछ चीज़ समझना है तो मुझसे पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? श्योर, थैंक यू सो मच। और नो वरीज। अच्छा, हमसे
एंड अगेन आई एम सॉरी मैं आप लोग को इंटरप्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसका भी कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज्ड हैंड का ऑप्शन आप पहले यूज करें, देन मैं आपको जब कहूँ तो देन आप फिर क्वेश्चन पूछे, इस तरह फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो प्लीज मेक श्योर करें आप रेज हैंड का ऑप्शन लाजमी यूज किया करें, ताकि ना आप डिस्टर्ब हो ना बाकी डिस्टर्ब हो। अच्छा, लास्ट क्लास का मैं थोड़ा सा आप लोग को अगर ग्लिम्स बता दूं, हमने लास्ट क्लास में जो चीजें देखी थी कि भाई टैक्सेस तो चलो जो है वो तो हम करेंगे, देखेंगे, बनाएंगे भी, सब कुछ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना था क्या भाई यूके में एक स्पेसिफिक टैक्स ईयर में कौन सा बंदा टैक्सेस के लिए एलिजिबल होता है। ठीक हो गया। अब जिस तरह हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये अंडरस्टैंड करो कि टैक्स ईयर हमारा क्या होता है। ठीक है, हमारा जो इस बार का टैक्स ईयर है वो आपके प्यारे भाई शुरू होता है 6 अप्रैल 2023 से 5 अप्रैल 2024 तक। जिस तरह पाकिस्तान का 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून पे एंड होता है, यूके का 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 5 अप्रैल पे एंड होता है। हम करंट ईयर जो कर रहे हैं जो 23-24 है, जो कि एंड हुआ है 5 अप्रैल 2024 को, हम उस पीरियड को कवर करेंगे क्योंकि जारी बात है नेक्स्ट तो अभी स्टार्ट हुआ, तो उसके तो अभी रूल्स रेगुलेशंस भी इतने नहीं आए। वो तो जब ईयर एंड होगा तब उसकी इम्प्लीकेशन थे। अभी राइट नाउ आप लोग जिस कंडीशन में बैठे हुए हैं, आप लोगों पे इम्प्लीकेशन जो आ रही है, आपके पास जो काम आएगा वो आएगा टैक्स ईयर 23-24 का, मतलब टैक्स ईयर 6 अप्रैल 2023 से लेके 5 अप्रैल 2024 तक। तो हम जितनी भी बातें कर रहे होंगे, जितने भी रूल्स हम डिस्कस कर रहे होंगे, हम स्पेसिफिक इस टैक्स ईयर के लिए कर रहे होंगे, क्योंकि नेक्स्ट टैक्स ईयर का आपको कुछ नहीं पता। नेक्स्ट टैक्स ईयर में चेंजेस हो सकती हैं, हर साल होती हैं, और लाजमी कुछ ना कुछ ये 5-10% टैक्सेस में चेंजेस आती रहती हैं इनकी। अच्छा, हमने सबसे पहले देख रहे थे कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब हमने देखना ये है कि एक बंदा जो कि 6 अप्रैल 2023 से लेकर 5 अप्रैल 2024 तक यूके में टैक्स के लिए एज अ रेजिडेंट है या नहीं। मैं अगेन आप लोग को कहता हूँ कि रेजिडेंस से मुराद मेरा पासपोर्ट वाला रेजिडेंट नहीं है। यहाँ पे रेजिडेंट का मतलब है कि भाई वो यूके का काइंड ऑफ इस साल का रिहायशी है और उसको यूके में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए कुछ इन्होंने गाइडलाइंस हमें दी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बंदा जो कि, अच्छा आपने थ्रू आउट द लेक्चर आप लोगों ने एज्यूम ये करना है कि हम यूके में बैठे हुए हैं, तो हमने यूके के पर्सपेक्टिव से चीजें देखनी। तो अगर मैं ले से बात करता हूँ कि ओवरसीज, ठीक है, या ऑफ शोर, इट मीन्स यूके के लिए ओवरसीज, ना कि पाकिस्तान के लिए ओवरसीज, क्योंकि हम पाकिस्तानी टैक्स नहीं देख रहे, यूके का देख रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ ओवरसीज तो मतलब यूके के लिए कौन सा बंदा ओवरसीज होगा। ठीक है, चाहे अगर मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन ये यूके के लिए ओवरसीज, ठीक है, अगर यूके में रह रहा हूँ। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि भाई जो बंदा जाहिर बात है यूके का रेजिडेंट नहीं होगा इस टैक्स ईयर में, तो उसको यूके में टैक्सेस भी देने की जरूरत नहीं है। और जो बंदा यूके का रेजिडेंट होगा इस टैक्स ईयर में, उसको इस साल यूके में टैक्सेस भी पे करने हैं ऑन यूके इनकम एज वेल एज वर्ल्ड वाइड इनकम। पूरी दुनिया में आपकी जिस तरह की भी इनकम आ रही होगी वो यूके में टैक्सेबल होगी। अच्छा, अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि भाई ऐसा कौन सा बंदा है जो यूके के लिए इस साल टैक्सेस के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, मतलब यूके के लिए ओवरसीज कहलाया जाएगा वो बंदा जिसने पूरे टैक्स ईयर में, अब मैं टैक्स ईयर के जब वर्ड यूज करूंगा तो इसका मतलब है कि 6 अप्रैल 2023 से 5 अप्रैल 2024 इस साल में जिस बंदे ने यूके में मैक्सिमम अप टू 15 डेज गुजारे हैं, वो यूके के लिए ऑटोमेटिक ओवरसीज कहलाया जाएगा। ऑटोमेटिक ओवरसीज का मतलब कि भाई वो यूके का रिहायशी नहीं है, उसको यूके में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सेकंड क्या है, उसने मैक्सिमम 45 दिन गुजारे हों या उससे कम, और वो पिछले 3 सालों में किसी भी टैक्स ईयर में यूके का रेजिडेंट ना रहा हो। ठीक हो क्या। थर्ड स्टेप क्या है, एक बंदे ने अगर अप टू 3 मंथ्स यूके में गुजारे, मतलब 90 डेज गुजारे हैं, लेकिन उसका फुल टाइम वर्क जो है ना, चाहे वो बिजनेस है, कंपनी है, वट एवर, जो भी उसका सोर्स ऑफ इनकम है मेन, वो ओवरसीज हो, यूके में ना हो। अगर इन तीनों में से आप कोई भी कंडीशन पूरी करते हैं तो आप यूके के लिए ओवरसीज है और आपको यूके में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसका ऑपोजिट हम देखते हैं कि भाई यूके के लिए रेजिडेंट कौन है। अभी तक हमने देखा कि ओवरसीज कौन है, अभी हमने देखना है कि रेजिडेंट कौन है जिसने टैक्स पे करना है यूके में ऑन यूके इनकम्स एंड ओवरसीज इनकम अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे।
वो बंदा जिसने यूके में मोर देन 183 डेज गुजारे हैं, ठीक है। स्ट्रेट अगर किसी बंदे ने यूके में 183 या उससे ज्यादा दिन गुजारे हैं, बेशक उसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम यूके से बाहर और वट एवर जो भी हो, वो यूके का रेजिडेंट कहलाया जाए। वो बंदा जो कि यूके में तो ना रह रहा हो, लेकिन इस पूरी दुनिया में एक ही घर है उसका, इसके नाम पे एक ही घर है और वो यूके में है। तो वो घर जब तक इसके नाम पे होगा और वो यूके में वो घर होगा, इसको हर साल यूके में टैक्स रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। बेशक वो फिर पाकिस्तान में रह रहा हो, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, वट एवर जहाँ भी रहे। अ पर्सन हुज कैरी आउट फुल टाइम वर्क इन यूके, बेशक एक बंदा यूके में ना भी रह रहा हो, लेकिन उसका फुल टाइम वर्क जो है ना, उसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है ना, वो यूके से जनरेट हो रही हो, तो वो यूके का रेजिडेंट कहलाया जाएगा और उसको यूके में टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। अच्छा, अब हमने दो एक्सट्रीम वर्जन्स देखे हैं अभी तक, एक वो कि नॉन रेजिडेंट, एक वो यूके रेजिडेंट। इसके बीच में भी स्टोरी आती है। बीच में क्या है, अगर एक बंदा है जिसने 90 दिन से ज्यादा दिन गुजारे हैं, लेकिन 183 डेज से कम दिन गुजारे हैं, फिर क्या होगा? उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले अपने पास ये 5 क्वेश्चंस अपने पास नोट डाउन करने होंगे, और उसके आगे आपने यस और नो का टिक मार्क लगाने, कि भाई यस है या नो है। क्योंकि इसमें आप जो जो पॉइंट्स क्वालिफाई करेंगे उसकी बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप यूके के रेजिडेंट हो या नहीं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा ये क्विकली करा रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में इसको हमने बहुत डिटेल में किया हुआ है। तो प्लीज समझना है तो लास्ट लेक्चर में देख लीजिएगा, नहीं तो क्लास के एंड में आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आज हम अपना प्रॉपर टॉपिक भी स्टार्ट करें, एम्प्लॉयमेंट इनकम। अच्छा, 5 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? हैविंग क्लोज फैमिली, सिविल पार्टनर, आपके यूके में, आपके बीवी बच्चे अगर यूके में हैं, बेशक आप यूके में नहीं रह रहे हैं, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके पास आया। अब अगर ये सिनेरियो आप पे अप्लाई होता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको अपने पास नो कर देंगे। तो ये वाला टाई तो, या ये वाली कंडीशन आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। सेकंड क्या है, हैविंग अ हाउस इन द यूके विच इज मेड यूज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। आपके यूके में एक घर है, चाहे वो किराए पे है या वो आपका अपना है, ठीक हो गया, और आप उसमें रहे हो, ठीक हो गया। अच्छा, डूइंग सब्सटैंटिव वर्क, आप यूके में मेजॉरिटी वर्क अपने यूके में परफॉर्म किए। अब यूके में मेजॉरिटी वर्क या सब्सटैंटिव वर्क किस चीज को कहते हैं, कि एटलीस्ट 40 या उससे ज्यादा दिन अगर आपने यूके में जॉब की है या कारोबार की या बिजनेस किया, वट जो भी किया, टू जनरेट इनकम। तो ये देखना है आपने, ये आप पे अप्लाई हो रहा है या नहीं। अभी ये 3 क्वेश्चन होंगे, इसमें जो आप पे अप्लाई होगा उसको यस करेंगे, जो नहीं अप्लाई हो रहा उसको आप नो करोगे अपने पास। फिर बीइंग इन यूके मोर देन 90 डेज ड्यूरिंग ईदर ऑफ द लास्ट 2 years। अब हम चूंकि इस साल के लिए रेजिडेंसी स्टेटस देख रहे हैं टैक्सेस के लिए, अब इस साल के लिए एक कंडीशन ये भी है कि क्या पिछले 2 सालों में किसी भी एक टैक्स ईयर में आप मोर देन 90 डेज यूके में रहे हैं या नहीं। हम 23-24 देख रहे हैं, तो आपने क्या देखना है, 22-23 और 21-22, पिछले 2 साल जो है ना, इन 2 टैक्स ईयर में क्या आप यूके में किसी भी एक साल में मोर देन 90 डेज या मोर देन 3 मंथ्स आप रहे हैं या नहीं, ठीक है। इफ इट अप्लाइज टू यू, यस कर दे, नहीं अप्लाई हो तो नो कर दे। स्पेंडिंग मोर टाइम इन यूके रादर देन एनी अदर कंट्री, आप अगर दुनिया में ट्रैवल भी कर रहे हो, फुल वर्ल्ड का टूर मार रहे हो, वट जो भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपका मेजॉरिटी नंबर ऑफ डेज किसी भी कंट्री से ज्यादा अगर आपकी यूके में है, तो आपने ये भी देखना है, आप पे अप्लाई होता ही नहीं। ये 5 क्वेश्चन आपने देख लिए। अब आप लेट्स से कहते हो 3 पॉइंट्स जो है ना वो मुझ पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। 3 मैं क्वालिफाई करता हूँ, 2 मुझ पे अप्लाई नहीं होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या देखना है, इस टैक्स ईयर में क्या आप यूके में अप टू 15 डेज रहे हैं, मतलब 15 या 15 से कम दिन रहे हो। अगर तो आप कहते हो हाँ 15 से कम दिन रहा हूँ, तो फिर तो भाई आप ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट हो गए हो। आप ये जो है ये कंडीशन मीट कर लेते हो, ठीक है। तो फिर तो आप नॉन रेजिडेंट हो और आपको यूके में टैक्सेस देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप कहते हो आपने 15 से ज्यादा लेकिन 45 से कम दिन गुजारे हैं, ठीक है। अब आपने क्या देखना है, क्या आप पिछले 3 टैक्स ईयर में किसी भी एक टैक्स ईयर में यूके के रेजिडेंट थे, या आसान भाषा में आपने पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल में यूके में टैक्स रिटर्न जमा कराई है या नहीं। अगर तो नहीं कराई, तब आप नॉन रेजिडेंट कहलाए जाओगे।
मतलब यूके में टैक्सेस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल में आपने यूके में टैक्सेस जमा कराए हैं, आप एलिजिबल थे टैक्सेस के लिए, तो इन ऊपर 5 पॉइंट में से एटलीस्ट 4 पॉइंट्स में आप यस हो, क्वालिफाई हो, देन आपको यूके में टैक्सेस जमा कराने होंगे। अच्छा, अगर आप 46 से 46 से 90 डेज तक अगर आप यूके में रहे हैं और पिछले 3 सालों में किसी भी टैक्स ईयर में यूके रेजिडेंट नहीं थे, तो इन 5 में से कोई से 4 पॉइंट्स आपको क्वालिफाई करने होंगे टू बी अ यूके रेजिडेंट एंड हैविंग टैक्स रिटर्न इन यूके ऑन यूके इनकम एंड ओवरसीज इनकम। और अगर आप ये किसी पिछले 3 सालों में किसी भी एक टैक्स ईयर में यूके के रेजिडेंट थे, फिर आपको ऊपर ये 5 में से कोई भी 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स के लिए क्वालिफाई करना हो। ठीक है। अच्छा, अगर आपने 91 डेज से 120 डेज तक आपने गुजारा है टाइम, तो फिर और आप पिछले 3 सालों में किसी भी टैक्स ईयर में यूके रेजिडेंट नहीं थे, तो ऊपर 5 में से कोई भी 3 पॉइंट्स आपने क्वालिफाई करने हैं। और अगर आप पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल में यूके के रेजिडेंट रहे हैं, तो आपको 5 में से कोई भी 2 पॉइंट्स क्वालिफाई करने होंगे। और 121 से 182 डेज तक अगर आपने टाइम स्पेंड किया और आप पिछले 3 सालों में किसी साल में यूके रेजिडेंट नहीं थे, तो आपको ऊपर एटलीस्ट 2 पॉइंट्स में क्वालिफाई करना है। यस होना चाहिए जो आपके अप्लाई इम्पोज हो रही हैं, आप यूके के रेजिडेंट हो गए और आपको यूके में टैक्स जमा कराना पड़ेगा। और अगर आप पिछले 3 सालों में किसी एक टैक्स ईयर में भी यूके रेजिडेंट थे, तो इन 5 में से कोई एक पॉइंट भी आप पे अप्लाई हो गया ना इन 5 में से, तो भाईजान आपको यूके में टैक्स रिटर्न जमा करानी होगी। आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक होगी? किसी को कोई कंफ्यूजन प्लीज, नहीं तो फिर अपना स्टार्ट करता हूँ। जी सदाकत साहब। सर मेरा इधर क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो यूके से है, तो ये डिपेंड नहीं करता कि हमने टैक्स रिटर्न जमा करवानी है, बल्कि ये कंडीशन मीट करना लाजमी है कि हम फिजिकली उधर हों, तो फिर हम जमा करवा सकते हैं। ऐसा ही है सर? आपको क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अगर आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम यूके से है, सर लेट अस सपोज के हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो यूके से है, कैसे यूके लेकिन से? इस कंडीशंस में तो आप यूके मुझे सोर्स तो रेजिडेंस हम पहले तब बताए ना, सोर्स भी पता है ना किस तरह आप सोर्स ऑफ इनकम आपकी यूके से। मतलब कि ये समझ ले कि फ्रीलांसिंग या हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उधर से आ रही है हम्म। इनकम हमारी। ठीक है, तो फिर तो तो भाईजान अब आप पे ये इम्पोज होता है ना, अ पर्सन कैरी आउट फुल टाइम वर्क इन यूके। हम्म, अब आपको फुल टाइम वर्क यूके में है ना, जी 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 जी। फिर आप पे अप्लाई होती है ना ये चीज। सही। लेकिन सर फुल टाइम वर्क के लिए वो HR MC आप कह रहे थे कि उस पे भी होना चाहिए रजिस्टर NIC, वो नेशनल मैं एम्प्लॉयमेंट की इंश्योरेंस। बात कर रहा था, आप बिजनेस की बात करो, मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा था। अच्छा अच्छा अगर अच्छा। आप जॉब करते हैं तो वो मैंने आपको वो सिनेरियो बताया था। आप जो बात कर रहे हैं ना, आप बिजनेस की बात कर रहे हैं। जी जी। ठीक है। तो सर ऐसे पॉसिबल है? लेट अस सपोज कि अभी रिसेंटली मुझे एक ऑफर मिली थी एक कंपनी से कि वो फुल टाइम हायर करना चाहते हैं हमें, मुझे। तो हम्म। क्या वो मतलब HRMC इस पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, NIC वगैरह? देखिए, वो जो है ना आपको अपने पेरोल पे शो नहीं करेगा, साफ सी बात है। आपका जो सब कॉन्ट्रैक्टर वो शो कराएगा, क्योंकि आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं है और लीगली आप यूके में जॉब नहीं कर सकते हो। लीगली आप यूके में कोई भी काम नहीं कर सकते। सही सही। लेकिन लीगली अगर सर, यूके में काम करने के लिए आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए होता है, NIN नंबर। सही सही। लेकिन सर जो ना कि अगर हम बिजनेस की और फ्रीलांसिंग की बात कर लें, तो फिर हमें ये जैसे पॉइंट नंबर 3 आपने हाईलाइट किया है स्टेप 2 का, तो कोई शो नहीं हम। करता ये चीज, अच्छा अच्छा। कोई शो नहीं करता, क्योंकि सही ये आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, ये बस एक सब कॉन्ट्रैक्ट टाइप कॉस्ट होती है, तो कोई इतना बॉदर नहीं करता इसको। सही सही। ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। ओके। वही बात ना, जब तक छुपे हुए हैं तब तक खैर खैरियत है, जिस दिन नजर आए तब फिर आपसे पूछेंगे। अच्छा, प्यारे भाई, हम थोड़ा सा आते हैं अपने टॉपिक की तरफ।
हम अपनी हर दिल अजीज एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर साथ इसी पे ही रहता है। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है उसे हम बोलते हैं नाजरीन एम्प्लॉयमेंट इनकम। अच्छा, अब ऐसे करें, मैं ज़रा एक बंदे को कॉल करता हूँ बीच में। एम इम्तियाज, AC। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, लग शुक्र है माशाल्लाह। आप सी हैं? जी ज़बरदस्त, बेहतरीन सर। फिर तो आप हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे पाकिस्तानी। जी ज़रूर, पाकिस्तानी टैक्स से रिलेटेड ज़रूर। आप हमें पाकिस्तानी से क्या, हम हमसे जितना हो सके हम आपको यूपी का टैक्स सिखा देंगे। बिल्कुल ज़रूर। अच्छा सर, थोड़ा सा हमें अब ऑब्वियसली बड़ा कोई बेवकूफ़ाना सवाल आपसे है, लेकिन थोड़ा सा हमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर आप बता दें, एम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ होती है। उसमें सैलरी होती है, कोई बेनिफिट्स होते हैं, पाकिस्तान में उसके टैक्सेस कैसे होते हैं, कोई एक रफ आइडिया ज़रा हमें बता दें। एम्प्लॉयमेंट बेसिकली एक किस्म का एग्रीमेंट है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, जिसमें एम्प्लॉई सर्विसेज प्रोवाइड करता है एज अ फुल टाइम, मतलब एट डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉयर है कि हम्म। मतलब आप एम्प्लॉयर की डिस्पोजल पे होते हैं 8 घंटे के लिए या डिफरेंट एज जो। पर एग्रीड वर्क आवर्स कह बिल्कुल। सकते हैं। तो उसमें सर्विसेज प्रोवाइड, वो सर्विसेज ही एक किस्म की होती हैं कि आप जो है ना जेडी के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। ये तो होता है, ये है एम्प्लॉयमेंट। जी। और रही बात टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन जो पाकिस्तान में हो रही है इसमें स्लैब रेट होते हैं। हम्म। सैलरीड पर्सन के जो है ना वो रेट थोड़े कम होते हैं, अदर दैन सैलरीड पर्सन के ज़्यादा होते हैं। हम्म। अभी जो चल रहे हैं करंटली वो 6 लाख तक जो सैलरी है जिसकी एनुअल, उस पर कोई टैक्स नहीं है। उससे हम्म। ऊपर 12 लाख तक जो है ना वो 6 से 12 के दरमियान वो 2,000 टैक्स है। उससे ऑनवर्ड जो है टू ना पॉइंट वो फाइव परसेंट 15,000 नहीं? मेरे से नहीं, नहीं। नहीं, 2,000 है टैक्स ईयर 2023 तक। अभी 24 में वो चेंज है। तो ये रेट जा रहे हैं, उसके बाद फिर वो जूं जूं स्लैब बढ़ते हैं रेट बढ़ते जाते हैं। अच्छा। 5% है, 10% है, 15%, इस तरह मूवमेंट है अपवर्ड। अच्छा, ये मुझे फिर कौन से स्लैब्स याद है? अप टू 6 लाख आपका एग्जाम है, फिर 6 से 12 तक आपका 2.5% टैक्स लगता है। फिर 12 लाख से 24 लाख तक आपका 12.5% लगता है, और फिर 24 से 36 लाख तक आपका 22.5% लगता है। नहीं, मेरा ख्याल है ये नहीं लेटेस्ट रेट। ये लेटेस्ट 23-24 के ही रेट्स है मेरे ख्याल में। मैं फिर भी आपको चेक कर देता हूँ। क्योंकि मुझ पे अप्लाई होते हैं इसलिए मैं मुझे अच्छा अच्छा, सही सही। हम तो ये देख रहे होते हैं, जब सैलरी से टैक्स कटता है ना, एक बार अच्छा दिमाग अच्छा। घूम जाता है बंदे का यार। सही है। अच्छा, अब मकसद मेरा ये था कि पाकिस्तान में जी अब जिस तरह सैलरी के लिए एक इंडिविजुअल टैक्स स्लैब है, ठीक जी। है, यूके में ऐसा नहीं। सही है। ठीक है, यूके में आपकी, मैं थोड़ा सा आपको एक शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ। जी हाँ, आपकी अगर एम्प्लॉयमेंट इनकम है, रेंटल इनकम है, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, पार्टनरशिप है, उसके बाद इंटरेस्ट इनकम है। जो मोटी मोटी इनकम्स है ना, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जी। डिविडेंड डिविडेंड्स इनकम ये हो गई है। फिलहाल मतलब ये माइंड में आ रही है मेरी। चलो, ये नॉर्मल एक बंदे की इनकम्स होती हैं इस टाइप की। जी अच्छा, अब इसमें होता क्या है, जैसे हम कहते हैं कि यार 15,000 पाउंड
उसकी एनुअल सैलरी होगी। मैं जस्ट एक रफ फिगर्स लिख रहा हूँ यहाँ पर। रेंटल इनकम कहते हैं जनाब, 6,500 उसको सालाना रेंट आ गया। उसको कोई घर था, उसने कराई पी दी। बिजनेस से इसको 25,000 का प्रॉफिट हुआ पूरे साल में। पार्टनरशिप से 12,500 का हुआ इसको प्रॉफिट। इंटरेस्ट इनकम हम कहते हैं कोई 250 आया। डिविडेंड इनकम को, मुझे पता है डिविडेंड इनकम की टैक्स रेट डिफरेंट है, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप इसको ऐसे एज्यूम करें। हम कहते हैं 2,500 के डिविडेंड इसको है, ठीक होगी। इसको टोटल इनकम प्यारे भाई आई है कितनी, 61,750 पाउंड्स। ठीक हो गया सर। अब इसमें आपको करना क्या है, बजाय इसके कि मैं एम्प्लॉयमेंट के सेपरेट टैक्स रेट्स हों वो अप्लाई करके कैलकुलेट करूं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या जो आपका कोई बिजनेस वगैरह तो सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके लिए मैं अलग से टैक्स रेट्स अप्लाई करूं। पाकिस्तान में ऐसा होता है, यूके में ऐसा नहीं होता। हर एक इंडिविजुअल यूके में, हर एक इंडिविजुअल उसकी जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम होंगी उन सबको क्लब किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। जो टोटल अमाउंट आएगी वो आगे, जिस तरह हमारे सिनेरियो में 61,750 आ रही है, इससे मैं करूंगा लेस पर्सनल अलाउंस। ठीक है, जो कि फिक्स अमाउंट है फॉर दिस टैक्स ईयर 12,570 पाउंड। ठीक हो गया, ये मैं लेस करूंगा तो मेरे पास नेट इनकम जो आ जाएगी ना प्यारे भाई, वो आ जाएगी 49,180 पाउंड। अब ये अमाउंट आ गई है, इस पे अब आपकी टैक्स स्लैब लगेंगे। टैक्स रेट्स कैसे लगेंगे कि आपकी जो 49,000 में पहले 37,700 जो है, इस पे आपका टैक्स रेट अप्लाई होगा। इस पे आपका टैक्स रेट अप्लाई होगा 20%। और रिमेनिंग कितनी इनकम मेरी बची, 49 में से 37 लेस की तो 11,000 बची, इसमें मेरा अप्लाई होगा 40%। तो अगर मैं यहाँ पे इनका टैक्स कैलकुलेट करूँ तो मेरा जो टैक्स पेबल बनेगा वो बनेगा प्यारे भाई 12,132 पाउंड। आर वी क्लियर ऑन दिस? कोई कंफ्यूजन? आप टैक्स रेट्स कैसे लगाएं ये आप, जिन्होंने अगर लास्ट लेक्चर नहीं लिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि आप पहले वो प्रीवियस लेक्चर देख लें डिटेल में। उसमें मैंने बड़ी तसल्ली से डिटेल में आपको समझाया हुआ है। फिर भी ना समझ आए तो फिर मुझसे कल बेशक क्लास में आप लोग पूछ लीजिए, ठीक। अच्छा, ये हमारे पास आ गई। एक बेसिक कंपटीशन मैंने आपको सीधी सीधी बता दी कि किस तरह हमारे यहाँ यूके में टैक्सेस कैलकुलेट किए जाते हैं। जी अब्दुल वहाब साहब। अच्छा, मुझे एक चीज ये क्लियर कर दें। वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में ही लिया, बट आई विल डेफिनेटली टेक इट माय टुडेज फर्स्ट क्लास। चाहिए लेस पर्सनल अलाउंस जो है 12,570, इसका मुझे बता सकते हैं कि लाइक ये एक्चुअल में क्या है और इसका फार्मूला क्या है, किस तरह कैलकुलेट किया है ये? सर इसका कोई फार्मूला नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इसके कोई बेसिस नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली एक ऐसी चीज है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए एक एग्जाम्प्ट इनकम है, एग्जाम्प्ट स्लैब है कि भाई आपकी जितनी भी इनकम हो उसमें 12,570 पाउंड पे मैं आपसे टैक्स नहीं लूंगा, उससे ऊपर वाले पे मैं आपसे टैक्स लूंगा। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि यूके में एक इंडिविजुअल जो आजकल रह रहा है, वो अगर अपनी बेसिक नीड्स पूरी करता है, रहाइश खाना पीना ये वो, तो तकरीबन उसको सालाना 12,570 रुपए चाहिए होते हैं। चाहिए, ठीक है। ठीक है, मतलब ठीक। ये मेरी बनाई हुई कहानी है, ये एचएमआरसी की तरफ से नहीं है, लेकिन ये एक एग्जाम्प्ट स्लैब है आपके लिए कि इतने पैसे आपके लिए एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर आप जितना भी कमाओगे वो टैक्स है। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान में ठीक। सैलरी में अगर आपकी 50,000 तनख्वाह है तो आप पे कोई टैक्स अप्लाई नहीं होता, लेकिन जैसे ही आपकी 51,000 सैलरी हुई तो अब ऊपर वाली जो 1,000 आप कमा रहे हो ना, उस पर टैक्स स्टार्ट हो जाए। ठीक ओके। है जी असद नवीद साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम में जो एग्जम्पशन थी वो आपने लेस क्यों नहीं की इसमें? सर आपने बताया था ना कि वो फर्स्ट सही है, 1,000 एग्जाम्प्ट मैं है और 500 मैं एग्जाम्प्ट है। सब कुछ मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ। मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि भाई
मैं आपको डिफरेंशिएट करके बता रहा कि भाई जिस तरह पाकिस्तान में हर एक इनकम के लिए सेपरेट टैक्स रेट्स है, यूके में ऐसा नहीं है। अब सही है, आप जो बात कर रहे हो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं उतनी डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा था कि भाई यहाँ डिविडेंड में पहले इस अर्थ पर डिविडेंड के टैक्स रेट्स भी अलग है। मैं जैसे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि यूके में आपकी ठीक है, जितनी भी इनकम्स होती हैं उन सबको आप ऐड करके उन पे टैक्सेस अप्लाई। ठीक है। ठीक है, थैंक हाँ। जी सदाकत साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट अस सपोज कि एक कंपनी है वो एक स्टूडेंट को जॉब दे रही है और वो पर आवर के हिसाब से पे कर रही है, तो वो जब एट द एंड पे देती है तो वो टैक्स की अमाउंट भी डिडक्ट करती है, तो वो कैसे मतलब कैलकुलेशन होती है उसकी? सर उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगर आप पुराना मना है। जी तो ठीक है उसके लिए हमारा प्रॉपर टॉपिक है नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशंस। वो उसकी बेसिस जी पे डिडक्शन होती है, तो वो इंशाल्लाह हम अपने रेलेवेंट एरिया पे आके वहाँ पे तसल्ली से देखेंगे। ठीक है। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। नबील नकवी साहब। नबील नकवी जी, फरमाया आपका क्या क्वेश्चन? अच्छा जी। ये हमारे पास आपको यूके का अगर आप कोई टैक्सेशन कर रहे हो, या आपको कोई क्लाइंट है किसी की टैक्स रिटर्न बना रहे हैं, या आप यूके में अगर जॉब कर रहे हैं प्रॉपर प्रॉपर लीगली, अगर आप उनके एम्प्लॉई हैं, तो आपको ये 3 फॉर्म नॉर्मली देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब इसमें एक होता है P60 फॉर्म। P60 फॉर्म क्या होता है? So income during the tax year, summary of अच्छा, ये अगर मैं इनकम के बजाय ना समरी ऑफ योर एनुअल सैलरी कर लूँ ना, सैलरी में टैक्स डिडक्शन, और ये हो जाएगा। अच्छा, हामिद रफीक साहब, जरा माइक अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। एहसन साहब, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? बस शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। ठीक है सर, आप जरा हमें थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हैं सर? मैं सर एज ए लॉयर टैक्स प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ पाकिस्तान में। अच्छा, ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया सर। सर ये मैंने कुछ फॉर्म्स के नाम लिखे हैं, और हम्म, उसके आगे मैंने कोशिश की आप लोग को एक्सप्लेन करने की, लेकिन अगर आप हम्म। जरा मुझे पढ़ के बता सके कि आपको क्या समझे कि ये क्या चीज़ें हो सकती है, ये फॉर्म किस तरह के फॉर्म होंगे, इसमें क्या क्या होगा? फर्स्ट तो जो है वो सैलरी टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट, इसको मेरे से इधर बोलेंगे जैसे पाकिस्तान में बोलते हैं। सर थोड़ा सा माइक अगर ये आप करीब कर ले, आपके पास थोड़ी स्लो आ रही हाँ हाँ।
ये P60 फॉर्म जो है ये मेरे से जो सैलरी पे टैक्स कट रहा है ये सैलरी सर्टिफिकेट ही होता है कि सैलरी पे जो टैक्स कट रहा है उसका सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर आपको देता है। ठीक हो गया। P11D फॉर्म, P11D फॉर्म जो है ये यानी अगर कोई इन काइंड आपको बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉयर से तो ये हम्म। उसकी कोई समरी होगी, जैसे कोई गाड़ी दी हुई है या कोई घर का आपको दिया हुआ है तो उसकी हम्म। वो समरी होगी कि ये आपको उसके बेनिफिट मिल रहे हैं। पी ठीक फोर्टी हो। फाइव फॉर्म, P45 जो है वो रिलेट कर रहा है कि अगर आप कंपनी छोड़ रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं कंपनी से, तो क्या बेनिफिट्स आप उसमें ले रहे हैं, उसकी समरी होगी। मैं आपको थोड़ा सा, आपने बाय द वे सही बताया, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक करके बता देता हूँ। चीज आपने सही बताई। ये फॉर्म्स जो होते हैं ना, ये फॉर टैक्स ईयर होते हैं। ठीक है, हर टैक्स ईयर का अलग होता है। ठीक है, जिस तरह हमारा पहला अभी जो टैक्स ईयर 6 अप्रैल 2023 से 2 अप्रैल 2024 तक का हमारा जो पीरियड है ना सर, ये उसके फॉर्म्स है एक्चुअली। अच्छा, अब जब आपने पूरा टैक्स ईयर मतलब पूरा साल किसी कंपनी के साथ काम किया ना, और 5 अप्रैल 2024 गुजर गई, और आप फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द ईयर से लेकर एंड ऑफ द ईयर तक, मतलब इस पीरियड में आप उसी कंपनी या उसी एम्प्लॉयर के साथ थे, ठीक हो गया। तो आपको एक फॉर्म मिलता है जिसका नाम होता है P60। ठीक है। अब P60 फॉर्म में होता क्या है कि इस पूरे टैक्स ईयर में आपने जो भी कंपनी है या किसी सोल ट्रेडर के साथ, किसी एम्प्लॉयर के साथ जो आप काम कर रहे हो, पूरे साल में आपने तनख्वाह कितनी ली है। ठीक है। मैं आपको फॉर्म्स भी दिखाता हूँ, फिजिकली मैं आप लोग को फॉर्म दिखाता हूँ, लेकिन फिलहाल अंडरस्टैंड कर। पूरे साल की आपकी एनुअल सैलरी कितनी थी, और आपसे टोटल टैक्स डिडक्ट कैसे हो, कितना हुआ है। ठीक है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि सैलरी सर्टिफिकेट आप कह रहे थे, गैस। यस यस यस। जी, ये वो चीज। अच्छा, P11D क्या चीज है। लेट्स से आपको आपकी जॉब की वजह से सैलरी के अलावा कोई और बेनिफिट भी मिल रहे हैं। लेट्स से मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिल रही है, ठीक हो गया। आपको आपकी कंपनी ने गाड़ी दी हुई है चलाने के लिए, ठीक है। या आपको घर दिया हुआ है रहने के लिए, या आप घर का रेंट दिया जा रहा है रहने के लिए। तो ये जितने भी बेनिफिट्स होते हैं इनको हम नॉन कैश बेनिफिट्स बोलते हैं एक्चुअली, ठीक हो गया। तो इन नॉन कैश बेनिफिट्स को मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कि मतलब लेट्स अगर मैंने आपको गाड़ी दी हुई है और आपने पूरा साल उसकी चलाई है, तो उस गाड़ी की वैल्यू, जो उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज होगी गाड़ी की, उसकी वैल्यू के मुताबिक सर्टेन परसेंटेज होती है, वो उस पर अप्लाई की जाती है। लेट्स से 10,000 पाउंड की अगर गाड़ी है, लेट्स से हम कहते हैं 10% उसके एनुअल वैल्यू बनती है ना, तो 10% 1,000 बनता है, तो मतलब 1,000 का आपको एडिशनल बेनिफिट मिला हुआ है। तो वो एडिशनल बेनिफिट जो होता है ना, वो आपका टैक्सेबल होता है, ठीक हो गया। मतलब आपकी सैलरी प्लस बेनिफिट इज इक्वल टू योर एम्प्लॉयमेंट इनकम। ठीक। ठीक है। अच्छा, P45 की जहां तक जिक्र हो रहा है ना, लेट्स से एहसन भाई, आप ऐसा था कि इस डेट पे आप ABC लिमिटेड कंपनी के साथ एम्प्लॉय थे, ठीक हो गया सर। जी। मतलब चले आप पिछले 10 सालों से साथ काम कर रहे थे, लेकिन एक वक्त आया कि आपको जॉब छोड़नी पड़ी, आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, या फॉर वट एवर रीजन अपनी कंपनी छोड़नी पड़ी। अब आप अप्रैल भी, इस साल का टैक्स ईयर का अप्रैल भी गुजारा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में आके आपने कंपनी छोड़ दी है, ठीक हो गया सर। तो जिस दिन आप कंपनी छोड़ोगे ना, डेट ऑफ जो आपका रेजिग्नेशन डेट होगी या लास्ट डे जो आपका होगा, उस डे पे आपको एक फॉर्म दिया जाता है P45 के नेम से। अब P45 में क्या होगा, उसमें आपकी वो होता है P60 की तरह ही चीज होती है, लेकिन P60 पूरे साल का होता है। P45 होता है सैलरी आपको जितनी मिली है फ्रॉम स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर टू डेट ऑफ रेजिग्नेशन, जितनी सैलरी आप ले चुके इस कंपनी से, और उस सैलरी पे आप जितना टैक्स पे कर चुके, ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट, ये काइंड ऑफ सैलरी सर्टिफिकेट ही हुआ, लेकिन उस टाइम पीरियड का
टैक्स ईयर स्टार्ट से लेकर जिस दिन पे आपने कंपनी छोड़ दी, ठीक है। हम्म, अब आप जब आप दूसरी कंपनी पे गए हो, अब उसके साथ आप काम कर रहे हो, और जनाब 5 अप्रैल 2024 आ गई, ठीक हो गया। तो फिर जो नई कंपनी होगी ना, वो आपको दोबारा P60 इशू करेगी कि इस टैक्स ईयर में इस बंदे ने हमारे साथ काम किया है, और इस टाइम से कितनी सैलरी ली है, और कितना हमने इससे टैक्स डिडक्ट किया। हम्म। मेक सेंस? जी ठीक है। किसी को कंफ्यूजन हो तो प्लीज रेज योर हैंड, मैं आपको फॉर्म्स भी दिखाता हूँ कैसे होता है। एनीवन? तो जो सर नंबर थर्ड है इसके अंदर वो जो बेनिफिट्स उसके उसके था पास है, जैसे यहाँ पे होता है कि अपना प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है, हम्म। वो नहीं उसमें मेंशन करेगा जो इसको रिजाइन जब वो कर रहा है उस सर्टिफिकेट में कि ये भी पेएबल है इसको? अच्छा, यूके में जो है ना, ये प्रोविडेंट फंड ये सारा वाली चीजें इतना आपको नहीं देखने को मिलती है। वहाँ पे मैक्सिमम क्या होती है, पेंशन कंट्रीब्यूशन आप कर रहे होते हो, ठीक है, जिस तरह हमारे हम्म, पाकिस्तान में आप ईओबीआई कर रहे होते हो, हम्म, ठीक है सर। हम्म, ठीक है। जी नबील नकवी साहब, फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे आप? जी सर ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि इसमें टैक्स रिडक्शन होती है यूके में, मतलब एडजस्टेबल होते हैं टैक्सेस? लाइक अगर सैलरी पे टैक्स कटा हुआ है तो आपने सैलरी को। सर आपकी आवाज़ गायब हो गई है। नबील साहब काइंडली दोबारा हाथ रेज कीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ गुम हो गई है। अच्छा, मुझे आप लोग एक सेकंड दें, मैं आप लोग को फॉर्म्स दिखा देता हूँ। मुझे आप लोग सिर्फ ज़्यादा नहीं, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज़। मेरे पास एक्चुअली पड़े हुए हैं, लेकिन वो थोड़े से पुराने हैं, तो मैं थोड़ा सा आप लोग को अपडेटेड दिखाना चाह रहा हूँ। मुझे एक सेकंड आप लोग दीजिएगा। हाँ, सर। हेलो जी नबील साहब, फरमाएं। सर, मेरा ना इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है। मैं पूछ रहा था कि क्या यूके में भी टैक्स रिडक्शन मिलती है? अगर क्या मतलब, आप क्या पूछना अगर चाह रहे हैं? आपका कोई इनकम टैक्स विथेल्ड हो गया पूरे साल में, तो आपकी जो साल की लाइबिलिटी बनती है वो उसमें से रिड्यूस हो जाएगा, लाइबिलिटी जाहिर में बात इंक्रीज है। करेगा। जी, ऐसे ही होता। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, मुझे आप लोग एक सेकंड दीजिएगा। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? प्लीज मुझे एक सेकंड आप लोग दीजिएगा। ये जी सर, ये आ जाए। ये हमारे पास एक अदद फॉर्म होता है, जिसे हम P60 बोलते हैं, ठीक हो गया जी। अब ये बेलाजेवा क्रिस्टीन, ये
एम्प्लॉय नेम है, ठीक है, जिस बंदे का हम P60 देख रहे हैं, ठीक है, ये इसका नेम आ गया। ये इसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर है, जो भी आपसे जिक्र हो रहा था कि भाई जब तक आपके पास ये नहीं होता आप यूके में लीगली काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। अब ये P60 एंड ऑफ द ईयर सर्टिफिकेट टैक्स ईयर 5 अप्रैल 2023। अब ये चूंकि अभी नए इतने खास बने नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, तो मुझे सबसे लेटेस्ट यही मिले थे जो आपको मैं दिखा सकता हूँ। जिस तरह न्यू बन जाएंगे ना 24 वाले, तो मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर कर लूंगा, कोई मसला नहीं है मुझे। अच्छा, अब ये जो है ना ये पिछले साल के लिए है, ठीक है, लेकिन हर साल आपको ये देखने को ऐसे ही मिलेगा। मतलब हाँ, फॉर्म की शेप तो डिफरेंट हो सकती है, हर सॉफ्टवेयर की डिफरेंट होती है, लेकिन मेन मुद्दा या मेन मकसद जो है ना वो यही होता है। अब ये क्रिस्टीना साहिबा जो है ना जी, इसका टैक्स ईयर 2022-23, मतलब 6 अप्रैल 2022 से 5 अप्रैल 2023 तक पिछला जो टैक्स ईयर था ये उसका P60 फॉर्म है। अब उसमें देखिए ये पे डिटेल, पे एंड इनकम टैक्स डिटेल यहाँ पे आ रही है। इन प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, इसको फिलहाल छोड़ दे, ये मैं आपको बाद में समझा। इन दिस एम्प्लॉयमेंट, अभी ये जिस कंपनी का इसको P60 मिला है, उससे इस पूरे टैक्स ईयर में इसने जो इनकम ली है वो है 24,185 पाउंड एंड 98 पेंस। ठीक है, इतनी इसने इनकम ली है और इसने टैक्स कितना पे अभी तक किया हुआ है, 2,321 पाउंड एंड 20 पेंस। ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट इस पूरे टैक्स ईयर में इसकी जो टोटल एम्प्लॉयमेंट इनकम आई है वो इतनी आई, 24,185 और 2321, मतलब 2,321 पाउंड इससे टैक्स डिडक्ट हुआ है। ठीक है। अच्छा, इन चीजों का अभी तक आप साइड पे रख लें, ये अभी आप लोग के मतलब की चीजें नहीं है। अच्छा, ये ऊपर इनकम डिटेल हमारे पास आ गई थी। अब ये अगर आपको नजर आए, योर एम्प्लॉयर फुल नेम एंड एड्रेस। अब ये क्रिस्टीना साहिबा जो है, ये जिस कंपनी के साथ काम करती हैं उस कंपनी का नाम ये है AB जॉइनरी किचन्स एंड बेडरूम्स लिमिटेड। ठीक हो गया। ये उसका एड्रेस हो गया और ये उसका एम्प्लॉयर पेई रेफरेंस हो गया। एम्प्लॉयर पेई रेफरेंस क्या है कि ये AB जॉइनरी किचन एंड बेडरूम्स जो है ये HMRC के साथ रजिस्टर्ड है पेरोल पर, और ये कंपनी जो है हर महीने पेरोल प्रिपेयर करती है, HMRC को सबमिट करती है और अपने एम्प्लॉयज का टैक्स हर महीने HMRC को सबमिट करती है। जिस तरह पाकिस्तान में अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी से टैक्स डिडक्शन होती है, वो टैक्स हर महीने आपके FBR को सबमिट किया जाता है। सेम वही चीज यूके में भी होती है। जैसे मैं अगर एक कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मेरी सैलरी जैसे अगर 1 लाख है और मैं हर महीने 5,000 टैक्स कटता है, तो मुझे 95,000 तो मेरे अकाउंट में आ जाता है, लेकिन 5,000 जो है ना मेरी कंपनी मेरे बिहाफ पे FBR को टैक्स पे कर देती है। सेम AB ज्वेलरी किचन एंड बेडरूम्स लिमिटेड जो है वो क्रिस्टीना साहिबा के बिहाफ पर पूरे साल टैक्स काटती रही और HMRC को पे करती रही, और एंड पे साल के एंड पे ये सूरत हाल आई कि 24,185 पाउंड की टोटल इनकम इसकी बनी थी क्रिस्टीना की, और उसे टैक्स डिडक्ट हुआ था वो इतना। ठीक हो गया। और ये एक रेफरेंस नंबर होता है इस कंपनी का HMRC के साथ, एक रेफरेंस नंबर। ठीक हो गया, मतलब जो रजिस्ट्रेशन नंबर कह सकते हैं, कोई भी आप नाम दे दे, लेकिन इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर पे रेफरेंस। ठीक है। पे स्टैंड फॉर पे एज यू अर्न, ये इसका ये एब्रिविएशन होती है। अच्छा, और ये क्रिस्टीना साहिबा का पर्सनल डिटेल है, ये उसका नाम आ गया, उसका एड्रेस, ये सारी चीजें हमारे पास आ गई। ठीक है। ये था हमारे पास P60। इसमें आप में से किसी को कोई चीज समझ नहीं आए, प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। जी हसन भाई। ये सर फाइनल टैक्स कोड लिखा हुआ है 1257L के हाँ ऊपर। जी। इसके आप बताएंगे जरा ये क्या है? यार इसकी साइंस मैं आपको डिटेल में नहीं समझाता क्योंकि इररेलेवेंट है आपके, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या। इस साल के लिए पर्सनल अलाउंस कितना है सर? पर्सनल अलाउंस 12,570। पिछले साल भी सेम यही फिगर थी। ठीक हो गया ना। तो 12,570 में से जीरो उड़ा दो, इसके सामने L लिख दो,
तो HMRC ने एक कोडिंग दी हुई है कि वो बंदा जो कि 20% वाले टैक्स स्लैब में फॉल करेगा उसको मैं ये टैक्स कोड एलोकेट करूंगा। हम्म। ठीक है। अभी HMRC की अपनी एक कोडिंग है जो कि मेरे ख्याल में आपके लिए इररिलेवेंट है, आपका इतना सरोकार नहीं। आपके पास P60 है, उसमें सीधी सीधी इनकम लिखी हुई है, आपको उससे काम होना चाहिए। ठीक। ओके, थैंक यू। जी वो आप साहब फरमाएं। अच्छा, इसमें ये जो 2000 24,185 के पीछे 2321 कटा है, लाइक इज इट बेस्ड ऑन अ फार्मूला और समथिंग? क्योंकि अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूँ 9.5% बनता है टैक्स। हाँ। जी मैं थोड़ी देर पहले भी आप लोग से जिक्र किया, ये एक मैकेनिज्म के थ्रू डिडक्शन होती है। ठीक है, जिस तरह ओके। पाकिस्तान में होता है कि आपके पहले 6 लाख अगर आपकी एनुअल इनकम है तो एग्जाम्प्ट है, उसके 6 लाख से अगर आपकी 12 लाख इनकम है तो उसको 2.5% टैक्स लगता है। तो वो सैलरी एक मैकेनिज्म के मुताबिक एक परसेंटेज वाइज आपसे डिडक्शन होती है। अभी वो मैं आपको इसलिए नहीं कराना चाहता क्योंकि वो एक फुल फ्लैश टॉपिक है, उस पर हमारा पूरा एक दिन लगता है। ठीक है। उसमें सिर्फ ओके। उसमें 5 डिफरेंट टाइप के टैक्सेस हैं। ठीक है। क्लास 1 ए एम्प्लॉय एनआईसी है, क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी, क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी, क्लास 1 ए एम्प्लॉयर एनआईसी, फिर क्लास 2 एनआईसी और क्लास 4 एनआईसी। ठीक है, वो तो 5 डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है। तो फॉर द टाइमिंग आप लोग ये एज्यूम करें कि भाई 24,185 इसके पूरे साल में इसने इनकम कमाई है, सैलरी, और उसमें से 2,321 पाउंड इसने टैक्स पे किया हुआ HMRC, ठीक है। बस। ठीक है, ठीक थैंक हो। यू सो मच। ये हमारे पास हो गया था P60। एनीवन एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम दूसरा फॉर्म पे शिफ्ट होते हैं। ये टेंशन ना लिए, इतना आप नहीं है, आदि हो जाएंगे इनके साथ आप लोग। अच्छा, तो फिर भाई ये नेक्स्ट हमारे पास है P11D फॉर्म। जी हसन साहब। सर एक सवाल है। जी। ये P60 फॉर्म है, ये जो जितने भी फॉर्म है, इनकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि आइदर दीज आर जेन्युइन और फेक ये फॉर्म कहाँ से है बाय सर? द एम्प्लॉयर? जी सर। मैं जस्ट आपके बता रहा हूँ, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है सर, आपको ये नजर आ रहा है? यस, HMRC HMRC। P60। ठीक है। तो ये HMRC की तरफ से है। ठीक ये HMRC इशू करता है, है। एम्प्लॉयर नहीं करता। एम्प्लॉयर असल में होता ऐसे है कि आपका एम्प्लॉयर आपका पेरोल बना रहा होता है, ठीक हो गया, और वो हर महीने HMRC को सबमिट कर रहा होता है। अब वो जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू पेरोल आपको प्रोसेस कर रहा होता है ना, वो HMRC का सॉफ्टवेयर होता है, मतलब HMRC से अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर होता है। तो आप HMRC की अपनी कैलकुलेशन और आपकी एम्प्लॉयर की कैलकुलेशन हमेशा सेम रहती है। ठीक हो गया। तो जो ओवर द एयर हर महीने जो आपकी सैलरी HMRC को रिपोर्ट हो रही है और उसे टैक्स डिडक्शन हो रही है, तो एक समरी HMRC अपने पास मेंटेन कर रहा होता है और एक समरी एम्प्लॉयर अपने पास मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है। तो कहने का मकसद ये, अगर आप 2 नंबरी करने की कोशिश करो, P60 की फिगर्स आप अगर आप खुद से चेंज करो या गलत लिखो, तो सॉरी टू से HMRC को पहले से पता है, उसके पास होती है आपकी ये फिगर्स। ठीक है। तो ये HMRC की बस ऑथेंटिक होती है। और इवन अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैंने अपनी टैक्स रिटर्न बनानी, और लेट्स से मुझे P60 गुम गया और मुझे कहीं से नहीं पता लगी मेरे पूरे साल की इनकम कितनी थी, टैक्स कितना डिडक्ट हुआ था, मैं HMRC को कॉल करूँ कि भाई मैं वकास हूँ, वो मुझसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेगा। जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा, मैं कहूँगा यार जरा मुझे 23-24 का जो मेरे P60 की फिगर्स है वो तो बता दो, तो मुझे फोन पे बता देगा कि आपकी एनुअल इनकम इतनी थी और आपसे टैक्स डिडक्शन इतनी हुई है। ये आप उसे कहते हो कि भाई मुझे वो P60 फॉर्म जो है ना, मुझे मेरे पोस्टल एड्रेस पे भेज दे, तो विद इन 2 वीक्स वो डिटेल HMRC आपको आपके पोस्टल एड्रेस पे भी भेज देती है। दैट्स ग्रेट। ठीक है। और अगर आपने अपनी टैक्स रिटर्न बनाई हुई है और आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम शो नहीं की हुई है, तो HMRC आपको खबर भी नहीं देगा और आपकी टैक्स रिटर्न खुद ही अमेंड करके उसमें एम्प्लॉयमेंट की फिगर्स डाल देगा। और आपके मुताबिक जो 1,000 पाउंड का टैक्स बन रहा होगा ना, वो HMRC ने उसको खुद ही चेंज कर देगा कि भाईजान इतना नहीं बनता, इतना बनता है, इतना पे करो। अच्छा, ठीक है। विदाउट एनी नोटिस? पहले नोटिस भेजता था कि भाई आपने ये नहीं शो की, लेकिन अभी जो छोटी मोटी चीजें होती हैं HMRC खुद ही करेक्शन कर देता है।
तो आप जब जिस तरह हम एफबीआर पे अपने पोर्टल में लॉगिन होते हैं ना, इस सर जब वो इंडिविजुअल अपने पोर्टल में लॉगिन होगा टैक्स लायबिलिटी देखने के लिए, तो आपने जब टैक्स रिटर्न जमा कराई थी उसका कुछ और लायबिलिटी थी और उधर कुछ और आ रही होती, क्योंकि एचएमआरसी ने अमेंड तो किया होता टैक्स को सर अपना जो एम्प्लॉयर है वो डिडक्ट कर रहा होता है, तो फिर वो कौन लायबल होता है? एम्प्लॉय तो वो लायबल होता है ये कि एम्प्लॉयर के पास जो जाएगा? देखो, जो आपसे पाकिस्तान में जो सैलरी डिडक्ट होती है, आपका एम्प्लॉयर आपसे डिडक्ट करता है, तो वो एफबीआर को जमा भी तो कराता है ना। कराता है, कराता है। हाँ, अब अगर वो जमा हुआ है या नहीं हुआ तो एम्प्लॉयर जिम्मेदार है, मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ। और ये हर महीने जो हम्म। पेरोल जमा होता है ना, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर लेट्स से आपका मंथ एंड 31st है, तो नेक्स्ट मंथ की 17th आपकी डेडलाइन होती है एम्प्लॉयर को कि वो टैक्सेस पे कर दे। हम्म। नहीं पे करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टीज लगती हैं। ओके। ठीक है। जस्ट इन केस हाँ। सर, अल्लाह, जस्ट इन केस जो अभी पीछे कंटिन्यूड सवाल था, शॉर्ट अगर टैक्स है और एचएमआरसी आपको रिपोर्ट कर देता है एम्प्लॉय को, या एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करता है, तो हु शैल बी लायबल टू पे दैट टैक्स? सॉरी। और वो फिर टैक्स कौन देगा? जो टैक्स का गैप होगा, एचएमआरसी कहता है 100 पाउंड टैक्स बनता है, एम्प्लॉयर ने 90 काट के जमा करवाया हुआ है, तो फिर देखिए कौन मेरी पे बात करेगा वो सुनिए। 10 देखिए, 10 पाउंड? सही, मैं आपको क्वेश्चन समझ गया हूँ। एंड पे टैक्स रिटर्न किसने बनानी है? आपने टैक्स रिटर्न बनानी है, ठीक है। हम टैक्स रिटर्न बनाएंगे ना, आप थोड़ा सा टेंशन ना लें इस चीज़ की। हम जब टैक्स रिटर्न बनाएंगे तो हम जब अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम डालेंगे ना अपने परफॉर्मा में, तो हम डालेंगे मेरी एनुअल हाँ। इनकम इतनी थी और उससे टैक्स इतना डिडक्ट हुआ, तो वो हम खुद ही उसके टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रफ कैलकुलेशन यहीं पे करके बता देता हूँ ताकि आप लोग को तसल्ली हो जाए। इनकम मेरी आई है 24,185.98 पाउंड, लेस मैंने किया टैक्स। मैं परफॉर्मा ये नहीं है, लेकिन मैं वैसे खुद से आपको एक जल्दी से करके बता रहा हूँ। दिस माइनस दिस किया मैंने, ठीक हो गया? नहीं सॉरी, जी। आपके इतनी इनकम थी, ठीक हो गया जी। इसमें से मैंने पर्सनल अलाउंस लेस किया 12,570, ठीक है। हम्म। नेट इनकम मेरे पास जो आई 24 में से 12 गई इतनी 11,000 में बेसिक रेट बैंड में फॉलो हो रहा हूँ, इसमें मैं 20% टैक्स लगाऊंगा। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, कितना टैक्स बना है? 2323.20। और मुझसे जो टैक्स डिडक्ट हुआ है ना, पे ऑलरेडी जो मुझसे टैक्स डिडक्ट हुआ वो हुआ है 2321.20। तो बैलेंस क्या बचा? 2 पाउंड मैंने टैक्स पे करा, हम्म। ठीक है, क्योंकि मेरी सैलरी से कितना टैक्स कटा है? 2,321 पाउंड, जबकि मेरा बनता है 2,323। हम्म। सही होगा? ठीक हो गया। कहने का मकसद ये है, अगर हम्म। आपके सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट है ना, तो आपसे इतना टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है कि ईयर एंड पे जब आप टैक्स रिटर्न बनाते हो, तो या तो हम्म। आपका टैक्स जीरो होता है, या 5 to 10 पाउंड्स जो है ना वो ऊपर नीचे होता है, या रिफंड होता है, या 5-10 पाउंड्स हम्म। पेबल होता है। और हम्म। इतना टैक्स जो है ना एचएमआरसी निगलेक्ट कर देती है कि खैर अगर आप पे करते हो अच्छी हम्म। बात है, नहीं करते हो ना करो, नेक्स्ट ईयर के साथ हम इसको ऐड कर लेंगे। छोड़ेगा नहीं वो, ये मत सोचिएगा कि वो 2 पाउंड छोड़ेगा आपकी। वो कहेगा हम्म। पे करते हो 2 पाउंड कर दो, अच्छी बात है, नहीं करते तो मैं नेक्स्ट जब टैक्स रिटर्न बनाओगे ना, तो मैं उस साथ इसको ऐड कर दूंगा बिना किसी इंटरेस्ट चार्ज। अच्छा क्लियर? सर, ये जो गैप आया 2 पाउंड का, क्वेश्चन इसके पहले भी अपना जो एम्प्लॉयर है वो अपने, ये जो पे जो है ये तो एम्प्लॉयर फाइल कर रहा है ना, अच्छा। और एम्प्लॉयर ने उसका टैक्स भी उसने काटा है, एम्प्लॉय खुद से तो नहीं जमा करा रहा, वो खुद से काट रहा है। लेट्स सपोज करते हैं कि वो अपना जो है 6 माह जॉब करता है और 6 माह के बाद किसी और जॉब में शिफ्ट हो जाता है, तो लास्ट एम्प्लॉयर ने उसका कुछ टैक्स काटा, लेकिन वो कम का शॉर्ट था, पेमेंट एम्प्लॉय से पूरी ले ली, उधर से शॉर्ट टैक्स काट के एचएमआरसी ऐसा को नहीं जमा होता, करवाया। ऐसा नहीं होता, अच्छा। ऐसा नहीं होता, ये ख्याली बातें, ऐसा होता नहीं है कुछ। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ठीक आपको है, हर ठीक महीने पे स्लिप मिलती है, ठीक हो गया ना, आपके पास है। उसका ओके। रिकॉर्ड होता है। आपको इतना इतने बच्चे तो आप भी नहीं है कि भाई हम मुझसे पैसे ज्यादा कट रहे हो टैक्स कम जमा हो रहा है।
पैसों के मामले में कोई भी बोला नहीं होता, ये याद रखिए। ठीक हो। और सेकेंडली जो पेरोल जो सॉफ्टवेयर वगैरह पे बनते हैं ना, वो उसमें जो टैक्स रेट्स होते हैं ना, वो HMRC की तरफ से खुद ही हर साल अपडेट होते रहते हैं, तो वो उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। जी ठीक हो गया, थैंक यू। ओके। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्म जो हमारे पास है ना जी, ये है P11D फॉर्म। अब P11D, अब ये भी एक अदद एम्प्लॉई है। एम्प्लॉय नेम क्या है? रॉबिन क्लार्क बंदे का नाम है। ठीक हो गया जी। ये एम्प्लॉयर पे रेफरेंस जिस कंपनी के साथ काम करता है ना, काम करता है ये फ्रीडम फैक्ट्री लिमिटेड के साथ। और फ्रीडम फैक्ट्री का ये वही HMRC के साथ पेरोल पे जो रजिस्टर है एक कंपनी, ये उसका रेफरेंस नंबर है। और ये रॉबिन क्लार्क साहब का नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ गया, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ गई, बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई। अच्छा, अब P11D में हमने ये देखा था कि उसको जो नॉन कैश बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब सैलरी के अलावा अगर उसको कोई और बेनिफिट, मतलब गाड़ी, घर, मेडिकल इंश्योरेंस, कोई लोन शोन, इस तरह की अगर कोई चीज प्रोवाइड की गई है, तो उसको हम मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट किया जाएगा और वो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम के साथ ऐड होके टैक्स उस पर लगेगा। ठीक है। अच्छा, अब प्यारे भाई, अब यहाँ पे ABC जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है। अब इस पे रॉबिन साहब को कौन सा बेनिफिट मिला हुआ है, ये हम देखते हैं। जरूरी नहीं है कि उसको सारे बेनिफिट्स मिले, जाहिर बात है, या घर मिला होगा, या गाड़ी मिली होगी, या फ्यूल अलाउंस मिल रहा होगा, या कोई लोन शोन दिया होगा कम इंटरेस्ट पे, कोई एक आध बेनिफिट होगा। ठीक है, जो बेनिफिट होगा वो मेंशन। अब पहले एसेट ट्रांसफर वगैरह, अगर कोई एसेट वगैरह जो है ना, वो कंपनी ने रॉबिन क्लार्क साहब को दे दिया, ठीक है, तो उस एसेट की बेशक अगर गिफ्ट भी किया ना, बाय द वे यूके में गिफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है एज पर टैक्सेशन। अगर एक बंदे ने एक चीज दूसरे बंदे को गिफ्ट की है, तो टैक्स के मुताबिक ये मार्केट वैल्यू पर ट्रांजैक्शन हुई है। बेशक आपको पैसे मिले या नहीं मिले, HMRC इसको एज्यूम करेगा कि जो इसकी मार्केट वैल्यू इतने पे आपने बेचा है। अच्छा, ये है पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। अगर कंपनी ने मेरे बिहाफ पे किसी चीज की पेमेंट की है, तो वो जो पेमेंट होगी, तो नेचर ऑफ एक्सपेंस वगैरह वो लिख के, और जो मॉनेटरी टर्म होगी ना उसकी, वो यहाँ पे आपको मेंशन कर दी जाएगी। वाउचर्स या क्रेडिट कार्ड अगर आपको मिला हुआ है, उसकी जो मॉनेटरी टर्म होगी पूरे साल की, वो यहाँ पे आपके पास मेंशन होगी। ये जो आपको ये ब्राउन हाईलाइटेड नजर आ रहे हैं ना, ये सॉरी, ये जो ग्रे हाईलाइटेड है जिस पर A1 लिखे हुए हैं, ये जो मैंने आपको नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो भी बता रहा था, क्लास 1A एम्प्लॉयर NIC। ठीक है, तो वो यहाँ पर आपके पास शो होते हैं। ठीक है, जो 1A लिखा हुआ है ना जिन बॉक्सेस के साथ, यहाँ पे मॉनिटरी टर्म आपके लिए मेंशन हो। अच्छा, क्या कोई लिविंग अकोमोडेशन दी हुई है? अगर लिविंग अकोमोडेशन दी होती तो उसकी मॉनिटरी टर्म यहाँ पे मेंशन होती। अच्छा, माइलेज अलाउंस पेमेंट नॉट टैक्स्ड एट सोर्स। माइलेज अलाउंस मतलब वो माइलेज अलाउंस कब आपको मिलता है? अगर रॉबिन साहब की अपनी गाड़ी है और उस गाड़ी को वो जॉब के लिए यूज कर रहा है, तो वो अपने एम्प्लॉयमेंट से उसको एज एक्सपेंस डिडक्ट कर सकता है। लेकिन अगर उसका एम्प्लॉयर उसको उसके बिहाफ पे पैसे दे रहा है माइलेज के वगैरह के, तो तब उसके लिए एज अ बेनिफिट होगा, और वो यहाँ पे आपके लिए मेंशन होगा। अच्छा, एफ में हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं क्या? कार्स एंड फ्यूल। अब इसको क्या बेनिफिट मिला हुआ है? मेक एंड मॉडल 1790 RAV4 PHEV गाड़ी को ही मिली हुई है। डेट फर्स्ट रजिस्टर, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डेट ये है। CO2 ओमिशन, ये आपको कल पता लगेगा CO2 ओमिशन क्या चीज होती है। ठीक है, अप्रूव्ड जीरो एमिशन, ये सारी चीजें। कितनी सीसी का आ रहा है? 2487 पाउंड, 25 सीसी गाड़ी है। फ्यूल वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। लिस्ट प्राइस गाड़ी की ये थी प्यारे भाई, 45,755 पाउंड। करते कराते कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अमाउंट 1634 पाउंड। ठीक है, मतलब इसको जो गाड़ी दी गई है इस्तेमाल करने के लिए, इस टैक्स ईयर में उसकी जो मॉनेटरी टर्म बनती है, वो बनती है 1,634 पाउंड। मतलब रॉबिन साहब ने जो सैलरी मिल रही है उस पे भी टैक्स पे किया होगा, और ये जो P11D में फिगर आ रही है जो इसको गाड़ी मिली है, वो इसका बेनिफिट इन काइंड है, एक्चुअली नॉन कैश बेनिफिट मिल रहा है, तो ये भी टैक्सेबल होगा, ये भी इसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम में ऐड होगा। ठीक होगा सर?
इसके अलावा हम देखिए कोई और बेनिफिट इसको मिला है या नहीं। वैन या वैन फ्यूल मिला है, तो वो तो चलो मोटर कार थी वैन। ये वैन और मोटर व्हीकल को सेपरेटली ट्रीट करते हैं। इंटरेस्ट फ्री या लो इंटरेस्ट रेट लोन अगर मिला हुआ है तो उसका अगर कोई बेनिफिट मिला होता तो वो अमाउंट यहाँ लिखी होती है। प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस अगर इसको मिल रही होती तो उसकी अमाउंट यहाँ लिखी होती। रिलोकेशन अलाउंस आ गए हैं, सर्विस सप्लाइड, एसेट प्लेस एट द एम्प्लॉयज डिस्पोजल, अदर आइटम कोई और चीज़ अगर इसको दी हुई है, एक्सपेंसेस अगर एम्प्लॉय के कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसके ब्याह पे तो वो भी सारे यहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास था प्यारे भाई P11D का फॉर्म। अब मुझे ये बताएं, इस P11D की किसी को समझ नहीं आए तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। जी अब्दुल वहाब साहब। अच्छा, ये जो सारी वैल्यूएशन है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एनीथिंग लाइक व्हीकल, कार वगैरह सब कुछ, ये वैल्यूएशन कौन करेगा? लाइक इसकी कॉस्ट इतनी है, तो क्या इसमें मतलब अप डाउन भी हो सकता है कुछ? फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें, लेट्स से टोयोटा करोला है, ठीक है, अब उसकी कॉस्ट कौन वैल्यूएट करेगा? जो लिखी हुई है वो ठीक है या नहीं ठीक? मतलब भाई ये लिस्ट दोनों प्राइस, का लिस्ट प्राइस गाड़ी खरीदी कितनी की है? मतलब अगर कंपनी ने मुझे एज अ बेनिफिट मतलब दिया है कि ये मेरे एक अलाउंस है, मतलब हाँ, एज अ गाड़ी में मुझे इस्तेमाल करने के लिए दी है, तो जो उसकी लिस्ट प्राइस जो टोयोटा की तरफ से है वो लिखी जाएगी इधर, राइट? देखिए बात सुने, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को आपको जो टैक्स देना पड़ेगा ना वो इतने अमाउंट पे देना पड़ेगा। अब ये अमाउंट बनी कैसे है उसकी अपनी कैलकुलेशन, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो बेनिफिट कैलकुलेट किस तरह होती है ये इंशाल्लाह इसको हम कल कल की क्लास में करेंगे। फॉर द टाइम बिंग मैं आपको समझा देता हूँ। होता ये है कि गाड़ी की लिस्ट प्राइस क्या है। अब लिस्ट प्राइस तो भाईजान आपने जब गाड़ी खरीदी होगी कोई ना कोई रसीद तो उसकी होगी ना, चाहे नई खरीदी हो या पुरानी खरीदी हो, उसकी कोई लिस्ट प्राइस तो होगी ना। तो 45,000 की गाड़ी है, उस गाड़ी की CO2 इमिशन जो है ना इतनी है। अब हम इसका अपना एक फार्मूला है कि भाई गाड़ी की लिस्ट प्राइस को CO2 इमिशन से नहीं, इसके पे अप्लाई होता है आई थिंक 15% कि कितना अप्लाई होता है ना, वो मैं कल हम डिटेल में देखेंगे ना, क्योंकि इसकी अपनी कैटेगरीज है ना कि अगर आपकी 50 से कम CO2 इमिशन है गाड़ी की। अब CO2 इमिशन क्या चीज़ होती है पाकिस्तान में, हम में से किसी को भी नहीं पता होता कि भाई CO2 इमिशन नामी कोई चीज़ भी होती है। और यूके में ये एक मेजर चीज़ होती है। जितनी एग्जैक्टली। बड़ी जितनी बड़ी गाड़ी होती है उतने ही वो कार्बन ज्यादा एग्जॉस्ट से मतलब निकालती है। जितना बड़ा इंजन अच्छा। होता है उतना कार्बन एमिशन उसकी हो रही होती है, ठीक है। जीरो एमिशन जो कार होती है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है उनकी कम होती है। हाइब्रिड व्हीकल की भी कम होती है। जो नॉर्मल सेडान कार्स होती हैं उनकी कम होती है, क्या कहते हैं 50 ग्राम पर किलोमीटर से कम होती है। अब ये चूंकि PHV है, प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल है, इसलिए इसका इंजन बड़ा है लेकिन हाइब्रिड है, इस वजह से इसकी CO2 इमिशन कम है। लेकिन ये प्योरली पेट्रोल व्हीकल होती ना तो इसकी CO2 इमिशन 22 के बजाय होती 70-80 कम से कम होती। और अगर ये डीजल होती तो उससे भी ज्यादा होती फिर। अच्छा, और ये एक ऐसा एसेट है जो कि विद द टाइम डी वैल्यू होता है, मतलब गाड़ी एक ऐसा एसेट है, तो फिर ये साथ साथ एडजस्ट होता जाएगा, राइट? एडजस्ट तो नहीं। देखो, आपकी वैल्यू चेंज होती है आपके CO2 इमिशन की वजह से। ओके। ठीक हो गया। ओके। अब हर साल, अगर आपको नहीं पता, यूके में हर साल आपको गाड़ी की DVLA से वो करानी होती है, मुझसे वो नाम भूल गया, आई एम सॉरी। इन शॉर्ट एक आपने वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना होता है कि भाई हाँ मेरी गाड़ी वर्किंग कंडीशन में, रोड लीगल है, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं, मैं इसको चला सकता। आई एम सॉरी यार, उस मेरा नाम बड़ा बड़ा प्यारा नाम है उसका, DVLA से करवाते हैं। खैर माइंड में आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा। तो आप एमओटी सर, MOT, एमओटी सर। MOT, 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 आप हर साल गाड़ी की MOT करवाते हैं। तो उसमें आपको बताया जाता है भाई आपकी गाड़ी राइट नाउ कितनी CO2 इमिट कर रहे पर किलोमीटर, ठीक हो गया। तो आपका बेनिफिट जो है ना वेरी करता है CO2 इमिशन की। ठीक है, खैर इसकी कैलकुलेशन हम कल करेंगे तो इसके आप टेंशन ना। थैंक यू। अच्छा, ये हमारे पास आ गया था हमारा P11D फॉर्म।
अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग से एक चीज कहना चाहूंगा कि यार मेरा चैट की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो आप अगर चैट में कोई क्वेश्चन बोलते हैं, ये अभी मुझे नजर आया क्योंकि 5-6 मैसेजेस आए हुए हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट चाहिए, आपको क्वेश्चन होता है ना, रेज हैंड का ऑप्शन यूज किया करें, ताकि मुझे पता लगे किसी को क्वेश्चन है तो फेस टू फेस मुझसे पूछ लिया करे। मैसेजेस का टू बी ऑनेस्ट मेरा ना ध्यान होता है और ना मैंने आज तक पढ़ा है। भाई जो क्वेश्चन है सीधे सीधे पूछो, आपका भी भला हो जाएगा औरों को भी भला हो जाएगा। और अगर मुझे नहीं आता होगा तो मैं भी सीख लूंगा, साफ सी बात है। हम कौन से कोई आलम फाजिल थोड़ी है, जितना आता है वो हम आपको बताएंगे। फुल नॉलेज तो किसी के पास भी नहीं है भाई। और टैक्स बहुत ज्यादा है यार, यूं का टैक्स जो है ना, याद तो अच्छे अच्छे नहीं कर सकते, मतलब वही ना, हस्ब जरूरत जितना। अच्छा, मैं एक चीज अक्सर स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ। मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि मैं आपको जो टैक्स रूल या टैक्स रेट्स बता रहा हूँ ना, ये सारे आपको जबानी में जरूरत ही नहीं है और ना ही इसका कोई फायदा है। ये चीजें बताने का, पढ़ाने का मकसद ये है कि अगर जैसे आगे काफी सारे बेनिफिट्स, रिलीफ, इस तरह की चीजें आएंगी ना, तो अब जैसे आज ये रिलीफ है, नेक्स्ट HMRC ने खत्म कर दी, फिर क्या फायदा याद करने का। मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोग चीज पढ़े और आपके माइंड में सिर्फ हो कि हाँ इस तरह का कोई रिलीफ हुआ करता था या इस तरह का कोई रूल हुआ करता था। अब जरूरी नहीं है कि ये रूल आपको आजकल ही आपको जरूरत पड़े, शायद साल बाद पड़े, शायद 10 साल बाद पड़े, शायद पूरी जिंदगी ना कभी आपको जरूरत पड़े। डिपेंड करता है, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी होता है, चीजें होती हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट जब आपके सामने कोई इस तरह की चीज आए और आपने उसके रिलेटेड कुछ पढ़ा होगा, तो आपके माइंड में एटलीस्ट वो चीज होनी चाहिए, यार इसके बारे में ऐसा कोई रिलीफ कोई चीज थी। फिर बंदा जाके गूगल पे सर्च वगैरह कर ले, तो मैं तरीका आप लोग को इंशाल्लाह बताता हूँ कि HMRC से हम किस तरह चीजें देख सकते हैं वगैरह, वो इंशाल्लाह हम साथ साथ चीजें करके रहेंगी, ठीक है। तो सिंपली जाके, हाँ भाई, अगर जैसे प्रिंसिपल प्राइवेट रेजिडेंस रिलीफ थी, तो उसमें क्या चीज थी, क्या क्या कंडीशंस थी, जल्दी से बंदा जाके देख लेता है, फिर देखता है भाई मेरे क्लाइंट पे अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो याद करें, बुरी बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि हाँ इस तरह की कोई चीज मैंने देखी थी, पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आगे प्यारे भाई P11D, P60, P11D दोनों हमने देख लिया। अब हम आते हैं प्यारे भाई P45, ठीक है, डिटेल ऑफ एम्प्लॉय लिविंग वर्क। अच्छा, अब छोड़ के कौन जा रहा है, मिशान सैंड्रा, ये नाम है इसका, फर्स्ट नेम, और ये सरनेम सैंड्रा मिशान, इसका पूरा नाम है मिसेस। अच्छा, अब इस बंदे का ये नेशनल इंश्योरेंस नंबर ये आ गया, और जो खातून है। अच्छा, अब ये जिस कंपनी के साथ काम करती हैं, ये उसका पे रेफरेंस आ गया, 419/A836। अच्छा, अब ये देखें लिविंग डेट क्या है, इसने जॉब छोड़ी कब है, 14 जुलाई 2023 को इसने जॉब छोड़ी है। और इसकी इनकम अभी तक कितनी है, 9,198 पाउंड, मतलब 9,198 पाउंड। और जो इस टैक्स डिडक्ट हुए वो हुआ 1,001 पाउंड। अब ये इनकम ऐसा करें जरा, मुझे, मैं किसी को बुलाता हूँ ना, ऐसे थोड़ी है, तो सारी चीजें मैं बताऊंगा तो आप लोग क्या करेंगे। मंसूर अहमद साहब जरा आएंगे आप। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो P60 फॉर्म है। सर हम्म, मैंने आपसे इस वक्त क्वेश्चन पूछने के लिए आपको कहा है, आपसे क्वेश्चन सुनने के लिए नहीं। इस वक्त आपका टेस्ट है। अच्छा जी जी बताइए। पहले पहले आप टेस्ट दे दें, फिर हम आपका मसला भी हल कर लेंगे। अच्छा अच्छा सर, जरा आप मुझे ये बताएं कि ये जो इनकम आ रही है, ये किस पीरियड की है। ये 5 अप्रैल 2023 से लेके, सॉरी 6 अप्रैल 2023 से लेके 5 अप्रैल 2024। हम्म। अच्छा, आप जरा मुझे ये बताएं, जो मैं फॉर्म्स आपको बता रहा था यहाँ पर, जी जी। ये फॉर्म्स जब मैं बता रहा था आप क्लास में थे, हाँ जी। आपको समझ आई थी इन चीज़ों की। हाँ जी, जो पाकिस्तान टैक्सेशन है बस उसी से कंपेयर कर रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट वो ठीक है। नहीं, पाकिस्तान की छोड़ देना। मैं जी। जब ये चीज़ करा रहा था तो आपको इन चीज़ों की समझ आई थी कि क्या चीज़ है, कौन सा फॉर्म क्या चीज़ होता है।
हाँ जी, आई थी समझ। अच्छा, तो ये हम देख रहे हैं P45 फॉर्म। P45 फॉर्म क्या चीज़ होती है और इसके बारे में हमारे क्या डिस्कशन हुई थी? मुझे अब जेल में नहीं है। पहले दो तो से। ना करे सर, क्या कहते हैं, आधा घंटे 40 मिनट भी नहीं हुई इस बात को। इतनी कमजोर मेमोरी तो ना रखे सर। खैर, जी। आप अपना क्वेश्चन पूछ लें, यहाँ पे तो फायदा नहीं हुआ हमें। क्वेश्चन पूछे, आपका क्या क्वेश्चन था सर? क्वेश्चन तो जस्ट वो एसएम साहब कह रहे थे कि P60 के बारे में कि जी ये जो इंफॉर्मेशन आती है ये कहाँ से आती है और कैसे आती है। तो वो आप बता रहे थे कि ये HMRC वाले प्रोवाइड करते हैं ये फॉर्म को। तो मैं जस्ट उसमें ये ऐड करना चाह रहा था कि हमारे भी FPR जैसे पोर्टल के ऊपर इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जस्ट एक रॉ फॉर्म में आ रही होती है। तो उसी को HMRC आई थिंक ये यहाँ पे समराइज करके दे रहा है। तो ये डिटेल जैसे FPR हमें पोर्टल पे दे रहा होता है, हम भी जब एम्प्लॉय का लॉगिन करेंगे तो हमें पोर्टल पे इंफॉर्मेशन शो हो रही होगी, या ये जस्ट फॉर्म ही लेना पड़ेगा? इंडिविजुअल के पोर्टल पे आपको ये चीज शो नहीं होगी। आप HMRC से चैट करके, कॉल करके, बाय पोस्ट ये डिटेल मंगवा सकते ठीक है। हैं। आप चैट करके वर्बली भी पूछ सकते हैं, फोन पे भी पूछ सकते हैं, और लेटर भी मंगवा सकते हैं। या HMR ये जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो तो आपको प्रोवाइड करते ही करता है ये चीज। ठीक है। जी ठीक हो गया। ओके जी, सदाकत साहब फरमाएं। जी सर, आप बता रहे थे फॉर्म 45 जो है वो अगर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर डिफरेंट जॉब्स हैं तो ये उसके लिए है, या जैसे कि इस फॉर्म में जो है वो 14 जुलाई 2023 तक हम्म ये इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की हुई है, तो ये उस चीज़ का सर्टिफिकेट है। तो मुझे आप ये बता दें कि जो 9198 पाउंड और 6 पेंस जो इसने कमाई है, ये किस टाइम पीरियड की इनकम है, सैलरी? हाँ सर, ये हो जाएगी 6 अप्रैल 2023 से लेकर 14 जुलाई 2023। एग्जैक्ट, क्योंकि ये एम्प्लॉय लिविंग सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो जी जी इसने किस दिन पे जॉब छोड़ी है? 14 जुलाई 2023 पे। तो सर्टिफिकेट चलता है टैक्स ईयर के मुताबिक। तो स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर क्या है? 6 अप्रैल 2023। इसने जॉब छोड़ी कब है? 14 जुलाई 2023। ठीक है, तो स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर से लेके जिस दिन इसने जॉब छोड़ी, इस टाइम पीरियड की इनकम की समरी ये है कि इतनी इसने टोटल सैलरी ली है और इतने इसने टोटल टैक्स पे किया। ठीक हो गया? जी जी। एंड सेम बाकी वही बेसिक डिटेल होती है। ये एम्प्लॉय की डिटेल है, ये उसका एड्रेस वगैरह आ गया, पोस्ट कोड आ गया। ये दोबारा उसकी आ गई, ये उसके एम्प्लॉयर की डिटेल। और एच हैंडलिंग लिमिटेड कंपनी का नेम है, ये एड्रेस आ गया उसका, ये उसका पोस्ट कोड। ठीक हो गया, ये एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ आ गई है। तो ये फॉर्म्स वगैरह मैं आप लोग को इंशाल्लाह भेज भी दूंगा, टेंशन ना लें। लेकिन मकसद क्या था कि आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अब ये फॉर्म सारे बताने का मकसद, एक तो चलो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये है क्या चीज़। सेकेंडली, अगर इसका मैं थोड़ा सा सेकंड इम्पैक्ट बता दूं कि अगर इलेक्शन, एक क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है मैंने अपनी टैक्स रिटर्न आपसे बनवानी है, तो आप उससे डेटा कैसे मांगोगे? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उससे ये पूछोगे भाई आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। ठीक है, अब चूंकि हमने सिर्फ पहली सोर्स ऑफ इनकम पे एम्प्लॉयमेंट पे पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ उस तक स्टिक रहते हैं। अगर वो कहते हैं मेरी एम्प्लॉयमेंट है, तो आप उससे पूछिए क्या आपकी ड्यूरिंग द ईयर, ये पूरे टैक्स ईयर में सिर्फ एक ही एम्प्लॉयमेंट थी? या आप उससे ये पूछ सकते हैं आपके पास आपका P60 फॉर्म है? तो वो कहेगा जी बिल्कुल है, तो आप कहना मुझे P60 दे दे। उससे फिर आप ये भी पूछ सकते हैं क्या आपके पास P11D है, कोई बेनिफिट्स मिले आपको? तो वो अगर कहे कि हाँ मुझे कोई बेनिफिट मिला है, तो आप उससे कहो कि यार मुझे P11D भी साथ प्रोवाइड कर दे। और आप उससे ये पूछें क्या आपका P45 है या नहीं, क्या आपने ड्यूरिंग द ईयर जॉब स्विच की है या नहीं। ठीक है, तो आप, अगर आपका कोई क्लाइंट है और उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, तो इन तीन फॉर्म से आपकी सारा डेटा पूरा हो जाएगा उसका। ठीक हो गया जी। अब अगर मैं थोड़ा सा
इनको समराइज करके इसकी टैक्स रिटर्न, लेट्स से फॉर एग्जांपल टैक्स रिटर्न ऐसे थोड़ी सी कैलकुलेशन से हम बना लें तो चलो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट पर्सन्स के हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक आपको एक रफ कैलकुलेशन से बता रहा हूँ। P60 की फिगर मेरे पास प्यारे भाई आई थी 24185.98। उसके बाद जो मेरे पास P11D की फिगर थी, हमारे पास जो बेनिफिट आया था वो था 1634। ठीक हो गया, जो गाड़ी का जो बेनिफिट बन रहा था। और उसके बाद हमारे पास जो P45 की फिगर आ रही थी उसकी थी 9198.06। अगर इसको मैं टोटल करता हूँ, ये बनी मेरे पास इनकम, इससे मैं लेस, मैं पर्सनल अलाउंस के लिए शॉर्ट फॉर्म PA लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। 12570 नेट इनकम मेरे पास बनेगी दिस माइनस दिस 22,448, 22,448 pounds and 4 pence। ये आ गए। अभी चूंकि मेरे बेसिक रेट बैंड में ही फॉल हो रहे हैं तो इस पे मैं 20% टैक्स मेरा अप्लाई होगा। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये आ गया 4,000 टैक्स। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो मैंने ऑलरेडी टैक्सेस पे किए हुए हैं वो लेस कराऊंगा। अब मैं सबसे पहले देखूंगा P60 से मैंने जो टैक्स पे किए हुए हैं, अब वो था हमारे पास 2321.20। और P11D से तो हमारा कोई टैक्स डिडक्ट होता नहीं है एक्चुअली, तो हम जाएंगे डायरेक्ट P45 पे। जो कि था 1001 पाउंड। तो मैं क्या करूंगा, नेट टैक्स पेएबल। देखो यहाँ तक ये जो टैक्स लाइबिलिटी मेरे पास आई है ना, इसका मतलब ये है अगर आपकी ये सोर्सेज ऑफ इनकम हो तो आपका टैक्स इतना बनता है। ठीक है, टैक्स तो बन गया, लेकिन आप कहते हो भाईजान टैक्स तो आपने बना दी, मैंने ऑलरेडी टैक्स भी पे किया हुआ है तो वो भी तो एडजस्ट करो ना। जो मैंने एडवांस में टैक्स पे किया तो आपने एडवांस में इतना टैक्स पे किया हुआ है, तो मैं कर लूंगा ये मेरा टैक्स बना था, इसमें से ये P60 का टैक्स, P45 का टैक्स, 1167.41 मेरा टैक्स पेएबल बन जाए। ठीक हो गया जी मोहम्मद अहमद साहब। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर फरमाए सर। सर। ये मैंने पूछ रहा था कि P60 में तो हमारी पूरी ईयर की डिटेल होती है ना, तो P45 में वो 5 स्पेसिफिक पीरियड की होती है। तो जब P60 का न्यू एम्प्लॉयर आपका जब इशू करेगा आपको, तो उसमें तो टोटल आपकी प्रीवियस वो आ नहीं रही होगी जैसे जिस पे लिखा हुआ था। तो हम वेरी गुड क्वेश्चन, P60 को वेरी अगर गुड कैलकुलेट कर लें। पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन कह रहे हैं। अगर तो जो बंदा जॉब छोड़ के इस कंपनी में आया है जिसको P60 मिल रहा है जिस कंपनी से, तो जो इसकी नई कंपनी है ना उसकी P45 की फिगर उसको लीगली, एथिकली, मॉरली, हर लिहाज से जो भी कह लो, प्रोफेशनली यहाँ डालनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप जॉब स्विच करते हो तो आप न्यू एम्प्लॉयमेंट में जब जाते हो ना तो वो आपसे P45 मांगते हैं। ठीक है, तो आपने जब अपनी नई कंपनी को, अच्छा अहमद साहब हमारे साथ ही रहिएगा, माइक अनम्यूट ही जी रखे ताकि जी जी आपको जी जी समझ आए। सर, मैं साथ हूँ। जब भी आप जॉब स्विच करते हैं तो जब आप नई कंपनी पे जाते हो ना तो वो नई कंपनी वाले आपसे कहते हैं कि यार हमें P45 प्रोवाइड करते हैं जो जॉब आप छोड़ के आ चुके। ठीक है, तो अब जब नई जी कंपनी को आपने P45 दी है ना और जब ईयर एंड हो गया तो वो जब आपको P60 इशू करेगा ना तो उसमें आपकी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट की फिगर वो यहाँ पे लिखेगा। कहाँ से लिखेगा? वो P45 से देख के लिखेगा ना। P45 से देख के लिखेगा। यस। तो और अगर उसके ये माइट भी पॉसिबल एक भी हो सकते हैं और दो तीन भी हो सकते हैं P45। डिपेंड करता है, अगर दो नहीं 10 भी हो सकते हैं, अगर एक एक महीना उसने लगाया ना तो फिर 10 भी हो सकते यस। हैं। तो मतलब एक अगर नॉर्मल लेके चलो उसने एक जॉब या दो जॉब मैक्सिमम स्विच की होंगी पूरे साल में, तो जो भी की होंगी तो P45 की तमाम फिगर्स ऊपर वाले बॉक्स में लिखी होंगी हमारे पास। यस। लेकिन यू कैन नॉट ट्रस्ट कि अगर वहां पे फिगर नहीं है इट डजंट मीन कि उसकी P45 की फिगर नहीं हो सकती है। हमें फिर भी क्लाइंट से पूछना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसमें इसमें बेस्ट प्रैक्टिस ये भी हो सकती है हमारी कि हम उससे पे स्लिप ले लें अगर मंथली।
साहब। लास्ट पे स्लिप मांग ले या P45 मांग ले, वट एवर इज कन्वीनियंट, थैंक यू वेरी मच क्योंकि सर। लास्ट पे स्लिप जी पे भी ईयर टू डेट की फिगर्स लिखी होती हैं, फिर यस पाकिस्तान में यस भी इवन होता है, तो मैंने यूके में भी होता है। यस ओके। जी थैंक यू सदाकर सर। साहब, नो इशू नो इशू, एनी टाइम। सर P11D में जो आपने अमाउंट ली है 16 समथिंग 1650, सर वो जो कार की वैल्यू है जी ये 1634। अभी सर ये सर इसके बारे में काइंडली आप दोबारा बता दीजिए सर मैं ये। अगर मैं नहीं बताना चाहता, और बताएं सर। मैं मेरा मेरा बिल्कुल मूड नहीं है इसको बताने। ये वो देखेंगे सर, तसल्ली से देखेंगे, टेंशन ना लें, ठीक है। ये ठीक हो। क्योंकि इसकी प्रॉपर एक कैलकुलेशन होती है, क्योंकि अब जो जितने P11D के बेनिफिट्स हैं ना, ये सारे हम मतलब कवर करेंगे, जो मेजर नॉर्मली आपको देखने को मिलते हैं ना, ये सारे हम कल की क्लास में। अब देखो, अब मेरा एक थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है क्लास में। जी मैं जी तो अगर ये चीज करानी होती है ना, तो मैं आपको सिंपल कहता है भाई, अपने क्लाइंट से ये 3 फॉर्म मंगवा लो, आपका काम हो जाए, ठीक है। जी जी लेकिन जी मेरा मकसद ये होता है कि भाई आपको बैक स्टोरी भी पता होनी चाहिए कि भाईजान जो P60 या P45 या P11D के जो बेनिफिट कैलकुलेट हो रहे हैं, ये होते कैसे एक्चुअली, ठीक है। जी तो वो जाहिर बात है, थोड़ा सा टाइम लगता है, वो मतलब कल के दिन हमारे बेनिफिट्स कैलकुलेट करने पे ही शायद लग जाए हमारा पूरा, क्योंकि जी चार ठीक। पांच डिफरेंट किस्म के हैं और हर एक की कैलकुलेशन डिफरेंट होती है। ऑब्वियसली हर एक के फिर रूल्स वगैरह भी डिफरेंट होते हैं ना। जी जी तो अब आपको तो बाजार एक फिगर नजर आए, लेकिन एक फिगर के पीछे पूरी एक फिल्म भी है, ठीक है। जी ठीक हो गया सर, थैंक इतना यू। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो सिर्फ एक बार समझने की देर है, बाकी फिर। और वैसे भी अगर आप प्रैक्टिकली बात करें ना, अगर आप पेरोल सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं ना, तो ये कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत होती नहीं है। सिम जी सीधे सीधे फिगर्स उठा लेता है, आपने सिर्फ वैल्यू इनपुट करनी होती है, कैलकुलेट कर लेता है। लेकिन चलो, फिर भी एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि पीछे बैकएंड पे मैकेनिज्म्स लगे, ठीक है। जी जी ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी हसन साहब। ये सर पी जो है 45 इसके ऊपर ना एक नेशनल इंश्योरेंस नंबर लिखा हुआ था, इसके बारे में बताएंगे ये क्या नंबर है? सर नहीं बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। अच्छा। यार कोई P45 जो है ना, मैं आपको यार डिटेल में नहीं बताना चाहता कि कहीं आप लोग सीख ना लो, सही है। असल में बात ऐसी होती है ना, जो आपसे टैक्स डिडक्ट होता है ना, ये वाला टैक्स, ये वाला, ये जिस बेसिस पे आपसे टैक्स डिडक्ट होता है ना, उसे हम बोलते हैं नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, NIC। हम्म, जो क्लास के स्टार्ट में भी हमारा जिक्र हुआ, किसी और ने भी ये क्वेश्चन पूछा था। मेरे को 5 डिफरेंट टाइप के टैक्सेस होते हैं: क्लास 1 एम्प्लॉय NIC, क्लास 2 सॉरी क्लास 1 एम्प्लॉय NIC, क्लास 1 एम्प्लॉयर NIC, क्लास 1A और क्लास 2 क्लास 4। 5 डिफरेंट किस्म के नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशंस होती हैं। तो आपकी सैलरी से जो टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है, और जो टैक्स सैलरी से डिडक्ट होके एम्प्लॉय को बेयर करना पड़ता है, उससे हम बोलते हैं क्लास 1 एम्प्लॉय NIC, ठीक है। हम्म, तो इसका हमारा पूरा चैप्टर है, पूरा टॉपिक है, तकरीबन एक दिन हमारा उस पर लगता है, तो उसको हम तसल्ली से, ठंडे दिल से, दिमाग से हम उसको देखें, ठीक है। ओके। मैं वैसे पूछ रहा था कि पाकिस्तान में एक एनटीएन नंबर होता है, ये वो उस तरह का तो नहीं है एनटीएन नंबर एम्प्लॉय का? नहीं। अच्छा अच्छा। चले, अब आपने ये बात छेड़ ही दी है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में आपका NTN नंबर होता है, नेशनल टैक्सेशन नंबर, यूके में होता है UTR, यूनिक टैक्स रेफरेंस नंबर, हम्म, ठीक है। ये टेंशन ना ले, ये ठीक। सारी चीजें सही है। नो, आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ क्लियर होती रहेंगी। कुछ मुझे हम्म, याद आती रहेंगी, कुछ आप लोग को पता याद आती रहेंगी, तो आप पूछते जाएंगे, तो इंशाल्लाह मिस कुछ नहीं होगा। बेस्ट पॉसिबल होगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें हम कवर करेंगे। तो ये सारी चीजें, अब यूटीआर के अभी तक जिक्र क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी तक हमारा यूटीआर से वास्ता नहीं पड़ा। जब हम हम्म। एक्चुअली टैक्स रिटर्न बना रहे होंगे, तो वहां पे हमसे यूटीआर खामा मांगेगा। जब यूटीआर मांगे, तो मैं आपको कहानी बताऊंगा भाई यूटीआर क्या भला होती है, तो ठीक यूटीआर एंड नेशनल इंश्योरेंस नंबर एम्प्लॉय का जो है दोनों डिफरेंट है। यस, यूटीआर नंबर इज, मैं इसको अगर आपको एग्जांपल दे दूं, यूटीआर नंबर इज योर NTN नंबर, ठीक हो गया सर। है। हाँ, और जो NI नंबर है ना, ये काइंड ऑफ आपका वर्क परमिट नंबर, आप इसको कह सकते हो। हम्म, मतलब आपके नेशनल इंश्योरेंस नंबर पे कितने वर्किंग आवर्स अलाउ है पर वीक, ये आपके NI नंबर के मुताबिक होते हैं। आपके हम्म, NI नंबर, लेट्स से आप मेरे पास जॉब करने आए हैं ना, और अगर हम्म, मुझे नहीं पता आप स्टूडेंट पे, जिस तरह स्टूडेंट को होता है ना 20 आवर्स अलाउ होते हैं वगैरह ना, हम्म, फुल टाइम एम्प्लॉय हो या नहीं,
तो अगर आप मेरे पास एज एम्प्लॉय ज्वाइन करा, मैं जाके आपका डायरेक्ट एनआई नंबर सर्च करूंगा, मुझे HMRC से पता लग जाएगा कि भाई आप स्टूडेंट वीजा पे हो, विजिटिंग वीजा पे हो या परमानेंट हो, आप कितने आवर्स आपके लिए वर्किंग अलाउ, ये आप काम कर भी सकते हो या नहीं। good. ठीक है। सही। ये फिर जस्ट लाइक CNIC हो गया जैसे पाकिस्तान में CNIC है, उससे पता ये लगता है काम कौन। काम करने का CNIC कह सकते हैं, काम करने का काम CNIC कि आप काम कितना कर सकते हैं। ठीक है ठीक हो गया, ठीक हो जी। जी अहमद साहब फरमाएं। सर मैंने ये पूछना था कि अगर एक एम्प्लॉयर को P45 नहीं देता, अगर वो बंदा पहले सेल्फ एम्प्लॉयड था या अगर वो जॉब की हुई है उसने तो प्रोवाइड नहीं करता, तो क्या PAY की जो होता है पोर्टल या जो भी उसका लॉगिन एम्प्लॉयर का, उसके पास वहां पर उसकी एक्सेस भी है जिसका बैक। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो बात की है ना, आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड नहीं करा तो भाई उसके तो अच्छे अच्छे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि लीगली वो बाउंड है आपका एम्प्लॉयर आपको P45 इशू करने नहीं, के अगर लिए। एम्प्लॉय नहीं कर रहा सर, सॉरी, अगर एम्प्लॉय नहीं अगर न्यू एम्प्लॉयर को कर रहा। हाँ तो सही है। देखो मेरी बात सुनो, आपने एक जॉब छोड़ के आप मेरी कंपनी पे आए हो, ठीक है, मेरे साथ जॉब करने लगे हो, ऐसे ही है। जी मैंने जी। आपसे कहा मुझे P45 प्रोवाइड कर, आप कहते हो भाई मैं नहीं देता, जो कर सकते हो कर लो। ठीक है, मैं कहूँगा ठीक है मत दो, मैं आपको जितनी सैलरी दे रहा हूँ उससे टैक्स डिडक्ट कर रहा हूँ। टैक्स रिटर्न आपने अपनी जमा करनी, मैंने तो नहीं आपकी टैक्स रिटर्न जमा कर दी ना। यस। जिम्मेवार तो बस ये टैक्स पूछना था कि रिटर्न आप। एम्प्लॉयर पे ऐसी कोई लीगल नहीं वो नहीं नहीं है, बाउंडिंग नहीं है। ना। अगर वो आके कहते मैं सेल्फ एम्प्लॉयड था या जो भी था, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की नहीं है, वो जो उसको देखो पे करेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी डिडक्शन कर लेगा। टैक्स रिटर्न जमा कराना अहमद साहब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना आपके एम्प्लॉयर की, ना आपकी कंपनी की। बस आ रहा अकॉर्डिंग हूँ टू। वो ठीक हो गलत हो आ उसके रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबल आप। 2 दिन बिल्कुल क्लास ठीक। होती है अपने। ऐसा साहब अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा जब भी आप। थैंक यू वेरी मच सर। ओके चले, कल मुलाकात होती है फिर आप लोगों से इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।